उसने एक दिन अपने आप को मिरर में देखा और उसको लगा कि ये इंटरनेशनल क्रिकेटर नहीं हो सकता, करेक्ट। और दूसरे दिन से तो अपने देसी फूड्स जो मतलब बोलते इंडियन फूड्स, उसमें क्या क्या चीजें ऐसी है जो अपने को नहीं खानी चाहिए अगर आप वेट लॉस के जर्नी में हो? स्लीप इसलिए इम्पोर्टेंट है कि बॉडी को जब तक कोई भी चीज में से, स्ट्रेस में से रिलीव नहीं होगा, वो तब तक ग्रो ही नहीं कर पाएगी। मतलब जितनी चुनौतियाँ या फिर जितने भी अपने सामने एग्जाम्स आते रहते हैं, तो वो आपको टफ ही बनाती है, और वही आगे जाके आपकी टफनेस को टेस्ट करता है। हर कोई स्टार्ट तो करता है फिटनेस जर्नी, 3-4 दिन कंटिन्यू करते भी है, बट वो 30 डे तक पहुंचना एक सबसे बड़ा जो टारगेट सेट करते हैं वो नहीं हो पाता। मेरा फोकस जो है वो मेरी बॉडी पे गया। मैंने एक बार मिरर में अपने को देखा, मतलब 130-140 किलो का बंदा 70 किलो पे बैठा है, वो आपके सामने बैठ के बात कर रहा है। तो फर्स्ट ईयर MBBS जब आता है और वो हॉस्टल में रहता है, तो वो दूसरे तीसरे महीने से ड्रग्स लेता है। मतलब इतना कॉमन है। हे गाइस, वेलकम बैक टू द अनदर एपिसोड ऑफ द मॉन्ककास्ट। एक लाइन हमने बहुत कॉमन सुनी है कि मैं अपने पर्सनल लाइफ में बहुत बिजी हूँ, मैं अपने प्रोफेशनल लाइफ में बहुत बिजी हूँ, इस वजह से मैं अपने हेल्थ पे, अपने फिटनेस पे ध्यान नहीं दे पा रहा। इसमें इंक्लूडिंग मी, हमने ये रीज़न ऑलमोस्ट हर जगह यूज़ किया है। बट आज के जो हमारे गेस्ट हैं, उन्होंने ये चीज़ को बहुत सीरियसली लिया है। फ्रॉम 130 kgs टू 70 kgs, 60 kg वेट लॉस इन जस्ट फ्यू ईयर्स। आज के हमारे जो गेस्ट है वो एक सर्जन है। उन्होंने कितनी लाइफ बचाई होगी, उन लाइफ को बचाते बचाते उन्होंने अपने फिटनेस पे भी ध्यान दिया, उन्होंने अपने फिटनेस जर्नी को एनहेंस किया और मेक श्योर किया कि वो इतने हेल्दी हो और इतने फिट हो कि भाई अगर उनको पूरा दिन भी काम करना पड़े तो वो कर सकते हैं। आज के जो हमारे गेस्ट है वो है डॉक्टर जेनिस सेठ, वन ऑफ द फाउंडर ऑफ सत्वा हॉस्पिटल। ये एक जनरल सर्जन है। इन्होंने अपने सर्जरी के थ्रू बहुत सारे लाइफ बचाए हैं। इन्होंने अपने यंग एज में नॉन स्टॉप 12 to 15 डेज काम किया विदाउट इवन स्लीप। आज हम जानेंगे कि उनकी एज ए सर्जन जर्नी स्टार्ट कैसे हुई और अभी वो क्या कर रहे हैं, उनके फ्यूचर प्लान्स क्या है, उनकी फिटनेस जर्नी के बारे में। सो लेट्स स्टार्ट। सो वेलकम सर, द मॉन्कास्ट शो में आपका स्वागत है। मैं सबसे पहला और सबसे जो आपको आई गेस सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता होगा वो क्वेश्चन पूछता हूँ कि सर ये ट्रांसफॉर्मेशन 130 to 70 ये जर्नी कैसे क्या रही? मतलब ऐसा क्या हुआ कि अचानक आपने इतना बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन लिया, उसके बारे में कुछ बताइए। फर्स्ट ऑफ ऑल, थैंक यू फॉर हैविंग मी इन योर शो। मतलब 2017 में ऑलमोस्ट मेरा वेट ऑलमोस्ट 125-130 के आसपास था। ड्यूरिंग दिवाली हम लोग एज अ फैमिली टूर घूमने गए थे। मेरे साथ में जो भी मेरे साथ फैमिली वाले आए थे, उस टाइम पे मतलब हंसी मजाक होता था, ऐसा कुछ होता था। तो तब मैं बहुत ज़्यादा फोकस नहीं करता था वो सब चीज़ों पे। पर फिर धीरे धीरे क्या हुआ कि आफ्टर दिवाली वेकेशन मेरा फोकस जो है वो मेरी बॉडी पे गया। मैंने एक बार मिरर में अपने को देखा, क्योंकि इतना हेक्टिक शेड्यूल रहता था। पूरा दिन सुबह 7 बजे से उठो, रात को 9-10 बजे तक पूरा सर्जरी सर्जरी। तो वो सब चीज़ों में टाइम ही नहीं मिलता था कि अपने आप को, आप बॉडी को भी एक बार आप मिरर में देखो। तो मैंने एक बार देखा, तो मुझे लगा कि यार ये क्या हो रहा है। तो फिर उस दिन से डिसाइड कर लिया था कि मतलब अभी कुछ ना कुछ करेंगे। मतलब ऐसा कुछ स्पेसिफिक टारगेट नहीं लिया था कि इतना वेट ही करेंगे, पर जो अभी लुक है बॉडी का, जो शेप है, उसमें से बाहर निकल जाएंगे। ठीक है ना? क्योंकि देखता था उस टाइम पे कि मतलब वो बेरियाट्रिक सर्जरीज और वो सब इवॉल्व हो रहा था उस टाइम पे। मतलब मुझे ऐसा कंसर्न होने लगा कि मैं जो यही पेस पे जो बढ़ता रहा, तो 2-1 साल में 150 पहुंच जाऊंगा और शायद मुझे भी सर्जरी की जरूरत पड़ जाएगी। तो उस टाइम पे फिर मैंने एक डिसीजन लिया अपने आप से कि मतलब कल से चालू। और चालू का मतलब वैसा था कि वो जो भी करना है वो इस बार ऐसा करना है कि जो परमानेंट रहे। ओके, तो स्टार्टिंग मतलब अपन ने डाइट से की या फिर एक्सरसाइज, क्या फर्स्ट स्टेप क्या था अपना? फर्स्ट स्टेप मेरा डाइट था। मतलब ऑलमोस्ट जो मेरा फर्स्ट 6 मंथ्स का जो मैंने डाइट अपने आप ही डिज़ाइन किया था, और डाइट में ऐसा फोकस रखा था कि प्रोटीन रहे बॉडी के लिए, मसल के लिए, और कार्ब्स जो है जितने हो सके उतने कम रह जाए। तो इनिशियली जो डाइट रहता था वो मोस्टली सलाड्स, कर्ड, और प्रोटीन प्रोटीन में मोस्टली मैं थोड़ा सा नॉनवेज भी खाता हूँ, तो एग्स रहते थे, और या फिर मूंग है, चना है, ये सब चीज़ें। ओके। रोटी बिल्कुल बंद, राइस बिल्कुल बंद। फर्स्ट 6 मंथ्स
एकदम पूरा क्रैश डाइट जैसा डाइट था कि मतलब मुझे भी समझ नहीं थी उतनी ज़्यादा कि मतलब कैसे इतना ज़्यादा वेट मैं कम करूँगा। और उसके साथ में थोड़ा-थोड़ा रनिंग चालू किया था मैंने, क्योंकि ओके। 130 पे मेरे लिए एकदम से कुछ भी नया कुछ चालू कर देना वो भी मेरे लिए चैलेंज था। बहुत डिफिकल्ट चीज़ हो जाती है। हाँ, क्योंकि हाफ किलोमीटर चल दौड़ना भी मेरे लिए बहुत टफ रहता था। मतलब मैं 200-300 सांस चढ़ मीटर जाती है। दौड़ा और साँस चढ़ गई, आपको रुक जाना पड़ता था। हुँ। पर जैसे-तैसे फर्स्ट डे से ऐसा डिसाइड किया था कि 4 किलोमीटर तो अपने को खत्म करना है। दौड़ो, चलो, जो करना है करो, पर मॉर्निंग में इतना अपने लिए करना है। ओके। फिर धीरे-धीरे चेंजेस दिखने लगे बॉडी के अंदर। 3-4 वीक में ही ऑलमोस्ट 3-4 किलो वेट कम हो गया। और फिर मैंने डिसाइड किया कि मुझे मेरा शेड्यूल चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि हुँ। ये शेड्यूल के साथ में मैं ये सब चीज़ें नहीं मैनेज कर पाऊँगा, बैलेंस क्योंकि करना बहुत सुबह डिफिकल्ट हो जाए। 7 बजे निकलना घर से और रात को 10 बजे घर आना और उसके साथ में ये सब चीज़ करना थोड़ा-सा डिफिकल्ट हो जाएगा। हाँ। तो फिर मैंने नेक्स्ट मंथ से शेड्यूल भी चेंज किया। मेरा जो टाइमिंग था वो दोनों में टाइमिंग में मैंने ऑलमोस्ट सुबह 1 घंटा, शाम को 1 घंटा कम कर दिया और फिटनेस के लिए थोड़ा-सा एक्स्ट्रा टाइम देना चालू किया बॉडी को। इसमें सर आपने ना प्रोटीन की बात की। मतलब जितना आपका शेड्यूल है इन सब में एकदम पैक शेड्यूल के अंदर प्रोटीन का अपना इंटेक प्रॉपर रखना वो कितना डिफिकल्ट था, उसके बारे में थोड़ा बताइए और कैसे हम बैलेंस कर सकते हैं? जैसे आजकल हर वर्किंग एंटरप्रेन्योर का यही दिक्कत है, मेरा शेड्यूल पैक है, मैं डाइट नहीं ले पा रहा, मैं प्रोटीन नहीं ले पा रहा। तो क्या ले सकते हैं और कैसे ले सकते हैं वो थोड़ा बताइए? अ, इसमें सबसे ज़्यादा हेल्प मुझे मेरी वाइफ़ ने की थी, क्योंकि मतलब मैं तो सिर्फ़ डिज़ाइन करता था। मतलब वो हुँ। मुझे सुबह 7 साढ़े 7 बजे हर रोज़ मेरा सुबह से ब्रेकफ़ास्ट से लेके शाम को मैं घर आता था तब तक के सब मील मेरे वो ही प्रिपेयर करके देती थी और वो मैं कैरी करके चलता था। ओके। ठीक है ना? मतलब मुझे थोड़ा-सा भी, तब तो मैं स्विमर में था, तो मेरा टाइमिंग ऐसा था कि सुबह मैं 8 से 9 एक जगह पे प्राइवेट में जाता था, फिर 9 बजे से 1 बजे तक मेरा स्विमर का शिफ्ट रहता था, 1 से 3 वहाँ पे लंच ब्रेक होता था। तो 8 से 9 के बाद में मैं 15 मिनट थोड़ा-सा अपने लिए निकाल के थोड़ा-सा ब्रेकफ़ास्ट कर लिया, ठीक है? ओके। वहाँ पे जितना हो सके स्नैक्स और वो सब बंद कर दिया। 1 बजे के बाद में मेरा जो लंच होता था वो घर से जो पैक्ड कुक्ड लंच होता था वही मैं खाता था। इसके अलावा और कुछ नहीं खाता था। फिर शाम को मैं 4-5 बजे वहाँ से फ्री हुआ, वापस एक मील रहता था वो थोड़ा-सा खा लिया और फिर रात को घर जाके मतलब ऑलमोस्ट 3 मील जो है वो मुझे मेरी वाइफ़ बना के पैक करके देती थी सुबह से और मतलब वो मैं मॉर्निंग कैरी साढ़े करके। 7 बजे अपने को 3 मील हाँ, रेडी कर हाँ, देते थे। हाँ। मतलब मैम का बहुत बड़ा सपोर्ट रहा है हाँ, इस चीज़ के हाँ। अंदर। मैम का पहले से ही मतलब मैम को ऐसा कुछ नहीं था कि मतलब 130 है तो वो उनके लिए सेम फुल नहीं था हाँ। कि मेरे हस्बैंड इतने मोटे हैं या हुँ। ऐसा है वैसा है, पर वो ऐसा बोलते थे कि मतलब हेल्थ के लिए अपने को अच्छा नहीं है वो चीज़। हाँ। पर जैसे मैंने डिसाइड किया कि नहीं बस अभी ये हो गया और अपने को करना ही है, तो उन्होंने मुझे हर एक स्टेप पे मेरी पूरी मदद की है। समझ गया। सर आपने ना मतलब रोटी, कटका ये सब चीज़ें बताया, तो इसमें अपने देसी फूड्स जो मतलब बोलते हैं इंडियन फूड्स, उसमें क्या-क्या चीज़ें ऐसी हैं जो अपने को नहीं खानी चाहिए? अगर आप वेट लॉस के जर्नी में हो, तो आपको ये 6 महीने भूल जाओ कि ये सब चीज़ें कुछ होती है और हमें पूरा कट डाउन कर देना चाहिए? मतलब मोस्टली क्या रहता है कि जब मैंने चालू किया था ना तब मुझे भी डाइट का उतना ज़्यादा कुछ नॉलेज नहीं था। मतलब हम लोग जो एमबीबीएस में पढ़ते थे, तो हमारे लिए भी कोई स्पेसिफिक ऐसा सब्जेक्ट नहीं आता है कि डाइट कि ये आपको इतना लेना ही चाहिए, आपका इतना रिक्वायरमेंट है, ये है। बस बेसिकली हमें ऐसा सिखाया जाता था कि इसमें से ये चीज़ मिलती है, इसमें से ये चीज़ मिलती है और इसमें से ये चीज़ मिलती है और आपकी बॉडी के लिए इतना रिक्वायरमेंट है ये चीज़ का। हुँ। तो पहले जो मैंने 6 महीने डाइट किया है ना, वो मैं जो अब तक तो मैं फ़ॉलो ही नहीं कर पाता पहली चीज़। ओके। वो हाँ। चीज़ जो थी वो सस्टेनेबल ही नहीं थी मेरे लिए। हाँ। मतलब ये जो जर्नी था ना, तो उसमें मेरी जर्नी में काफ़ी सारी चीज़ें मैं अपने जो मैंने ठोकर खाई है जहाँ-जहाँ पे, वो सब चीज़ें देख-देख के भी मैं काफ़ी सारी चीज़ें सीखा हूँ और उससे मैंने काफ़ी सारी चीज़ें मॉडिफ़ाई की है। समझ गया। ठीक है ना? तो मतलब फर्स्ट डे से मुझे भी नहीं मालूम था कि क्या ये पूरी तरह से बंद करना कितना फ़ीज़िबल रहेगा, मैं सस्टेन इतना कर पाऊँगा, नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि वो 2017 की बात है, अभी 2026 चल रहा है। ऑलमोस्ट 10 साल। हाँ, मतलब ये सब चीज़ें कैसा है कि विद द टाइम मुझे भी थोड़ा-थोड़ा नॉलेज आया है कि मतलब रोटी आप खाना चाहते हो, खा सकते हो, कोई इश्यू नहीं है, पर उसका लिमिट एक बाँधना पड़ेगा आपको ओके। कि आप 1 रोटी खाओ या 2 रोटी खाओ, पर उसके सामने फिर दूसरी जो चीज़ें कार्बोहाइड्रेट के लिए ले रहे हो, उसको थोड़ा-सा कम कर लो।
ओके। मतलब आप राइस भी खा रहे हो, रोटी भी खा रहे हो, तो फिर राइस का क्वांटिटी कम कर लो या फिर रोटी का क्वांटिटी कम कर लो। तो समझ गया। कार्बोहाइड्रेट्स को आपको बैलेंस करके चलना है। जो अमाउंट आपको प्रोटीन का लेना है लंच में, डिनर में, ब्रेकफास्ट में, वो सब चीज़ें जो है वो आपको अपने तरीके से सेट करनी पड़ेगी। ठीक है ना? मतलब मैं ऐसा बोल दूं कल से कि अमित भाई आपको कल से 150 ग्राम प्रोटीन खाना है, हाँ। ठीक है ना, पर अभी मैं खाता हूँ एग्स, चिकन, आप नहीं खा रहे हो, हाँ। तो फिर वो मेरा सेम डाइट आप फॉलो नहीं कर सकते। 100% नहीं कर पाएंगे। ठीक है हाँ। ना? तो वो आपको आपकी तरह से वो चीज़ मैनेज करनी पड़ेगी कि आपके लिए कौन से बेटर सोर्स है और आपके लिए वो चीज़ कितनी फिजिबल है, कितनी अवेलेबल है और आपको वो डाइजेस्ट हो रही है कि राइट। मतलब स्टार्टिंग के कुछ फेस में अपने को ट्रायल एंड एरर करना ट्रायल एंड पड़ेगा। एरर करना पड़ेगा। वो आपको देखना पड़ेगा कि आपकी बॉडी उसको सूट कर रही है, नहीं कर रही है, और उसके हिसाब से फिर आगे बढ़ना पड़ेगा। समझ गया, समझ गया। इस चीज में एक आप अपना डिफरेंस बताइए, जब आप 130 में थे तब आप फिजिकली मेंटली कैसा फील करते थे, और आज आप फिजिकली मेंटली कैसा फील करते हो? 130 पे मतलब ऐसे बहुत ज्यादा मुझे चैलेंजेस नहीं थे। मतलब मैं मेरा काम सब कुछ खुद कर पा रहा था, वैसा कोई इश्यू नहीं था। पर ऐसा था कि मतलब आलस ज्यादा रहती थी, थकान ज्यादा लगती थी। मतलब ऐसा होता था कि मतलब सामने कुछ भी आया तो वो खाना ही है, ऐसा है। हाँ। मतलब मैं फ्री बैठा हूँ तो कुछ खाना ही पड़ेगा, कुछ ऐसा था। मंचिंग कर लेते हैं। हाँ, कुछ खा लेते हैं हाँ। या फिर चाय पी लिया। हाँ। ठीक है ना? तो वो सब चीजें जो है वो ड्यूरिंग दिस जर्नी मुझे मालूम चला कि ये सब चीजें भी काफी बड़ा रोल प्ले करती है कि अपने जो वेट यहाँ से यहाँ पहुंच जाता है, तो हाँ। वो सब चीजों के लिए वो सब चीजें जो है वो काफी रिस्पॉन्सिबल है। मतलब मेरे हिसाब से आप गिनो तो ऑलमोस्ट 75% चीजें जो ऐसी होती है कि जो मंचिंग में हम लोग खाते हैं उसकी वजह से अपना वेट बढ़ रहा है। राइट। जो मतलब अपने इवनिंग का जो 6 o'clock जो अपने चीजें खाते हैं वो एक सबसे बड़ा हाँ, रोल प्ले करता है इवनिंग का वेट। है या बीच में सुबह 11 बजे कुछ खा लिया, हाँ। दोपहर में चलो 1, 12, 12:30 को खाना खा लिया, वापस 3 बजे कुछ खा लिया, फ्री हाँ। बैठे 2 कप चाय पी लिया। हाँ। तो वो सब चीजें जो है वो अपने डाइट में एड ऑन होती रहती है, कैलोरीज एड ऑन होती रहती है, और वो फिर धीरे धीरे वेट गेन ही होता है उसमें। समझ गया। कभी भी मतलब ऐसा ओटी के अंदर ऐसा फील हुआ जब अपना वेट 130 पे था, तो ओटी में ऐसा कभी फील हुआ कि स्टेमिना थोड़ा कम लग रहा है, फिर जल्दी थकान फील हो रही है, ऐसा कुछ कभी? मतलब थकान लगती थी। मतलब ऐसा कभी नहीं हुआ कि मतलब मैं मेरे वेट की वजह से ये चीज़ नहीं कर पाऊंगा, ऐसा मुझे फील नहीं हुआ था। क्योंकि मतलब उस टाइम पे मेरा एज भी उतना ज़्यादा नहीं था। मतलब हम्म। ऑलमोस्ट मैं 28, 29 के अराउंड था उस टाइम पे। ओके। तो मतलब तब क्या रहता है कि मतलब टेस्टोस्टेरोन भी आपका हाई रहता है, आपको हम्म। मालूम है कि मुझे ये सर्जरी अपने आप ही निपटाना है, मेरे पास और कोई बैकअप नहीं है। हाँ। ठीक है ना? तो वो सब चीजें मतलब स्टेमिना में बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता था, पर थोड़ा सा फटिकनेस रहता था। मतलब सर्जरी खत्म कर ली, फिर आपको ऐसा लगेगा कि अभी चलो बस हो गया खत्म, खाना पीना खाते हैं मस्त, वापिस हम्म। देखेंगे फिर डन दूसरा फॉर द करना डे। है, डन फॉर द डे, ऐसे। ओके। आपने ना एज बताई आपकी, तो आज मैं 26 पे हूँ एंड आई एम 100+। तो आप मुझे क्या गाइड करेंगे कि भाई मेरे को अगर ये फिटनेस की जर्नी में जाना है, ये वेट लॉस की जर्नी में जाना है, तो मैं कैसे इसको स्टार्ट कर सकता हूँ, मैं इसको कैसे फॉलो कर सकता हूँ? आपकी तरफ से मेरे को क्या टॉप 5 टिप्स रहेगी? आ, मेरे लिए जो है ना सबसे जो इम्पोर्टेंट 5 चीजें हैं वेट लॉस के लिए, वो ऐसे है। मैं पूरा इम्पोर्टेंस के साथ में बता रहा हूँ, ये जो नंबर जो मैं बता रहा हूँ वो उस हिसाब से बता रहा हूँ। सबसे पहले आती है स्लीप। स्लीप ओके। बहुत ज्यादा जरूरी है आपके वेट लॉस जर्नी के लिए भी। दूसरा है डाइट। डाइट जो है वो सेकंड नंबर पे आती है। तीसरा है आपका वर्क लाइफ बैलेंस। हम्म। ठीक है ना? कि आपके वर्क में वो चीज़, दूसरी कोई भी चीज़ आप ऐड ऑन कर रहे हो, जो भी एक्टिविटी, वो आपके वर्क लाइफ बैलेंस को कैसे मेंटेन कर रही है। चौथा है आपका एक्सरसाइज। आप कितना चल रहे हो, कितना हाँ हाँ। फिजिकली एक्टिव हो? और लास्ट जो है वो हाइड्रेशन। तो ये जो है वो क्रोनोलॉजी है। मतलब ऐसा नहीं है कि मैं स्लीप को साइड पे छोड़ दूंगा और तीसरे चौथे पांचवे को पकड़ के बराबर कर लूंगा, ऐसा नहीं होगा। पांचों साथ में लेके चलना पांचों है। साथ में लेके 5 उंगलियां चलना हैं, पांचों साथ में पड़ेगा, लेना। पर उसमें भी इम्पोर्टेंस जो है वो 1, 2, 3, 4, 5 रहे। स्लीप को इतनी इंपॉर्टेंस क्यों? स्लीप इसलिए इम्पोर्टेंट है कि बॉडी को जब तक कोई भी चीज में से, स्ट्रेस में से रिलीव नहीं होगा, वो तब तक ग्रो ही नहीं कर पाएगी। मतलब ग्रो का मतलब क्या रहता है? बॉडी को ग्रो करना मतलब मसल गेन होना हम्म। या फिर फैट लॉस होना। हम्म। ठीक है ना? तो
जब भी वेट अपने को कम करना होता है तो अपना जो साइंटिफिक रीजन जो होता है या फिर साइंटिफिक गोल जो होता है वो ऐसा होता है कि वेट लॉस के साथ में अपने को फैट लॉस करना है, मसल को लूज नहीं करना है, क्योंकि मसल इज द ऑर्गन फॉर लॉन्गेविटी। यस। आप मसल ही लूज कर लोगे तो आपका वेट कम करने का कोई पर्पज ही नहीं यस, है। करेक्ट करेक्ट। वो मतलब वो आपको लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल रिजल्ट्स नहीं दे पाएगा। तो स्लीप इसलिए जरूरी है क्योंकि जब तक मेरी बॉडी को उतना रेस्ट नहीं मिलेगा तब तक मैं ये मैकेनिज्म में एंटर ही नहीं हो पाऊंगा। करेक्ट करेक्ट। आप कुछ भी कर लो, मतलब आपने 2 घंटा जिम कर लिया, आपने सब कुछ खा लिया, सब कुछ हो गया, तो भी आपका वेट नहीं कम होगा जो आपका रेस्ट प्रॉपर नहीं होगा। तो आज के टाइम में ना बहुत से इंस्टाग्राम पे ऐसे इन्फ्लुएंसर है जो फिटनेस के ऊपर कंटेंट देते हैं। वो उनका कहना है कि आप दिन के 5 घंटे 6 घंटे सोओगे तो भी चलेगा। मतलब ये एक बहुत बड़ा मिथ चल रहा है सोशल मीडिया पे, और ये बहुत एकदम ट्रेंडिंग चीज में भी चल रहा है। मतलब आपने शायद देखा होगा अभी 2 3 3 या 4 साल पहले एक कार्डियोलॉजिस्ट था, शायद दिल्ली या मुंबई का। वो ऑलमोस्ट हर मैराथन रन करता था, 42 किलोमीटर्स, प्रॉपर डाइट। आप उसका फिजिक देखोगे एकदम एकदम फिट, ऑलमोस्ट एज होगा 40 42 के अराउंड, और सडनली डाइड एट द 5 AM ड्यूरिंग वॉक। मतलब आपको क्या लगता है, मतलब वो सब कुछ कर रहा है पहला नंबर छोड़ के, हाँ। 2 3 4 5 सब कुछ कर रहा है वो, ठीक है ना, पर उसका नींद जो है वो दिन का सिर्फ 3 घंटे का था। तो वो सबसे बड़ा, वो मतलब। मतलब जब तक आपकी बॉडी जो है उसको रेस्ट नहीं मिलेगा तब तक बॉडी रिपेयर ही नहीं होगी, हम्म, और रिपेयर नहीं होगी तो फैट लॉस, मसल गेन का कोई मतलब ही नहीं है। कितने हार की नींद होनी चाहिए? लगभग ऑलमोस्ट 24 आवर्स में से 6 to 8 आवर्स मिनिमम। ओके। जितना मेरे को नॉलेज है एज ए सर्जन, आपको जब आप अपने इनिशियल स्टेज पे होंगे तो आपको सबसे ज्यादा जो चीज सेक्रीफाइस करनी पड़ती होगी वो नींद ही होती होगी। कि भाई आप 8 दिन में आपको एक दिन कहीं पे सोने का मिल रहा है या फिर वो भी नहीं मिलता कभी कभी। तो उस टाइम में एक इंसान कैसे मैनेज कर सकता है, क्या कर सकता है? मतलब उस टाइम पे क्या रहता है कि उस टाइम पे आपको प्रायोरिटी सेट करना रहता है, हम्म, और उस टाइम पे क्या है कि आपकी एज भी बहुत ज़्यादा नहीं मैटर होती। करती है, क्योंकि उस टाइम पे आपका टेस्टोस्टेरोन बहुत हाई होता है एज अ मेल, हम्म, ठीक है ना। तो आप 23 24 ईयर्स ऑफ एज पे आप जो एमएस कर रहे हो, तो आपको मालूम है कि ये मेरा प्रायोरिटी है, मुझे एमएस करना है, अच्छा सर्जन बनना है, मुझे सीखना है, तो फिर वो सब चीज़ें आपको सेक्रीफाइस करनी ही पड़ेगी, इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास, ठीक है हम्म। ना। फिर आप ऐसा पकड़ के चलोगे नहीं मेरे को तो वेट लॉस भी करना है, ये भी करना है, अच्छा सर्जन भी बनना है, तो वो सब चीज़ें शायद नहीं पॉसिबल है एक साथ में। शायद आज के टाइम पे पॉसिबल है, क्योंकि आज पहले के टाइम में कंपटीशन बहुत हाई लेवल पे था। आज के टाइम पे उतना नहीं, आज थोड़ा फिजिबल हो गया है, अगर ऐसा। मतलब आज के टाइम पे कैसा है कि मतलब जो भी सर्जन या कुछ भी बन रहा है तो उसके लिए फैसिलिटीज काफ़ी ज़्यादा है। मतलब अभी जो हमारे टाइम पे ऐसा होता था कि मतलब आपको 3 या 4 वार्ड अकेले मैनेज करना है पूरे हॉस्पिटल के, और पूरे सर्जरी डिपार्टमेंट में आप 3 या 4 लोग हैं, ओहो। तो मतलब वो पूरा आपको डिपार्टमेंट हैंडल 4 लोग जूनियरों के हिसाब से चलाना है। हाँ हॉस्पिटल के अंदर, सिविल हॉस्पिटल के अंदर इमरजेंसी भी देखना है, दूसरे दिन ओटी भी करवाना है, तीसरे दिन ओपीडी भी देखना है। तो वो टाइम पे वर्कलोड बहुत ज़्यादा था, और हाँ वर्कलोड उसी हिसाब से मैनेज हो पा रहा था जिस हिसाब से उस टाइम पे हमारी प्रायोरिटी थी, क्योंकि हमारी प्रायोरिटी वही थी कि पहले अच्छे सर्जन बन जाते हैं, हाँ। फिर जो भी होगा वो बाद में देखेंगे, करेक्ट ठीक है करेक्ट। ना। मतलब नो फैमिली, नो अदर सोशल एक्टिविटीज, सिर्फ हॉस्पिटल और पेशेंट, वो अपना प्रायोरिटी रहता था, और वही चीजें जो है वो शायद हमें आज जाके पे कर रही है, यस। ठीक है ना। कि मतलब वो फोकस उस टाइम पे वैसा था कि नहीं अपने को पेशेंट ओरिएंटेड काम करना है, या फिर अपने को अच्छे सर्जन बन के बाहर निकलना है सब हमें कुछ सब चीज सीख के। सीखनी है, अच्छा हाँ सीखना है। हाँ, तो वो शायद आज के जनरेशन में शायद लेकिंग है, हम्म। वैसा हो सकता है, या फिर ऐसा हो सकता है कि वर्कलोड डिवाइड हो गया है, ऐसा हो सकता है। अभी एग्जैक्ट रीजन बताना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, पर मुझे जो दिख रहा है, मुझे जो लग रहा है वो वैसा ही लग रहा है, क्योंकि 2021 तक मैंने भी एक मेडिकल कॉलेज में एज अ प्रोफेसर काम किया है। तो डे बाय डे, मतलब हर साल जो जनरेशन आता था तो उसमें जो सर्जरी का पैशन था वो मुझे कम दिखता था। जो हमारे टाइम पे पैशन था कि नहीं बस ये करना है तो करना है, कुछ भी हो जाए,
मतलब हमारे टाइम पे ऐसा था कि कोई भी क्रिटिकल केस है, मतलब या रिस्की सर्जरी है, कि जो 3 साल में मुझे मालूम था कि मेरे को दूसरी बार देखने भी नहीं मिलेगी, हाँ तो मैं वो पेशेंट के लिए कुछ भी कर लेता कि नहीं, ये ओटी के टेबल तक पहुंचना ही चाहिए और उसके बाद में बचना ही चाहिए, हाँ तो ही मुझे आज जाके ये सर्जरी देखने को मिलेगी, या फिर मैं उसमें स्क्रब हो पाऊंगा, या फिर मैं कर पाऊंगा, और दूसरी बार शायद वो चीज जो है कोई वो देख कॉन्फिडेंस भी पाऊंगा। अपना बूस्ट करता है। हाँ हाँ, तो मतलब ये सब चीजें क्या रहती है कि आपका सर्जरी के प्रति पैशन कैसा था, आपकी प्रायोरिटीज क्या थी वो टाइम पे, वो सब चीजों पे काफी डिपेंडेंट रहता है। सर हमने फिटनेस में जो अभी डिस्कस किया उसमें थोड़ा लास्ट में एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा कि हर कोई स्टार्ट तो करता है फिटनेस जर्नी, 3-4 दिन कंटिन्यू करते भी है, बट वो 30 डे तक पहुंचना एक सबसे बड़ा जो टारगेट सेट करते हैं वो नहीं हो पाता। लोग ट्राई करते हैं कि भाई 30 डे नो शुगर करेंगे, हम्म। मतलब अगर 10 दिन ट्राई करो उसमें से 2 ही सक्सेस हो पाते हैं, बाकी नहीं हो पाते। तो आपने ऐसा क्या अलग किया या फिर ऐसा क्या की मोटिवेशन था कि आपने वो अचीव किया? इसमें क्या रहता है कि मैंने आपको बोला ना कि हर एक चीज पे उस टाइम पे मेरा प्रायोरिटी क्या था वो मुझे डिसाइड करना था, ठीक है ना, करेक्ट। और उसके लिए मुझे जो भी करना था वो मुझे करना था। हम्म। और उस टाइम पे मुझे मालूम था कि ये मेरा एक डिसिप्लिन समझ लो, या फिर मेरा फैमिली से कुछ मेरे को जीन्स ऐसे आए हैं, या फिर मेरा स्कूलिंग ऐसा हुआ है कि जिससे बचपन से ऐसा था कि मतलब ये चीज मैंने ठान लिया है तो वो मुझे करना है, और उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े, ठीक है ना। तो वो चीज जब तक आपके दिमाग में नहीं बैठेगी तब तक वो चीज नहीं हो सकती। वो चीज क्या होगा, वो 3-4 दिन चलेगा, फिर 5वें दिन से बंद हाँ। हो जाएगा। मतलब वो आपका माइंडसेट उस टाइम पे कैसा है, आपकी प्रायोरिटीज क्या है, वो उससे ही वो सब चीजें जो है वो डिसाइड होती है। पर इतना लंबा जर्नी खींचने में और सस्टेन करने के लिए आपको डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी चाहिए। यस, 100%। मतलब आपको मालूम है कि मुझे 6 बजे जिम जाना है और मुझे हर रोज 5 बजे उठना है, तो उठना है। हाँ। वो आपका अलार्म नहीं बजा, वो आपका एक्सक्यूज नहीं होना चाहिए, करेक्ट। ठीक है ना। मतलब वो, क्योंकि नॉर्मली क्या होता है कि अपने दिमाग में भी एक बायोलॉजिकल क्लॉक होता है, तो वो क्या रहता है कि जब भी मैं महीने भर तक या 45 डेज तक एक ही टाइम पे उठता रहूंगा, तो मेरा बॉडी जो है वो, शायद मेरा अलार्म नहीं भी बजेगा तो भी मैं उठ यूज टू हो जाऊंगा, जाएगा उसके लिए। मतलब मैं उठ ही जाऊंगा। हम्म। मेरी मेरे माइंड में वो चीज डिसाइड हो ही जाएगी, नहीं ये 5 बज गए हैं, आप उठ के एक बार देख लो क्लॉक को, हाँ। कि 5 बज गए हैं, जो बज गए हैं तो उठ के काम पे लग जाओ। तो वो चीजें तभी होगी जब आप डिसिप्लिन में रहोगे, कंसिस्टेंट रहोगे। अभी 30-45 डेज सेम एक्टिविटी करना वो भी बोरिंग है, हंड्रेड पर परसेंट वो चीज आपको करनी पड़ेगी कंसिस्टेंटली, तभी वो सब चीजें जो है वो आप मैनेज कर पाओगे लंबे टाइम तक। इसमें अगर है ना, मैं मेरा पर्सनल लाइफ में ये चीज में अगर किसी को सबसे ज्यादा इंस्पायर करता हूँ ना, वो विराट कोहली को मैं करता हूँ कि उस बंदे ने ऑलमोस्ट ये चीज एक डिकेड से ज्यादा की है। मतलब उन्होंने अपने स्पोर्ट्स से इतना प्यार था उनको कि उन्होंने अपने लाइफ के 10 साल ये सब चीजें, जो अपना टेस्ट था वो छोड़ दिया, ये सोशल गैदरिंग इन सब में थोड़ा कट डाउन कर दिया कि भाई मेरे को मेरी स्लीप प्रॉपर चाहिए, मेरे को मेरा डाइट प्रॉपर चाहिए, मेरे को मेरा प्रैक्टिस प्रॉपर चाहिए, तो ही मैं परफॉर्म कर पाऊंगा, तो ही मैं नेशन के लिए अपने आप को प्रॉपर रिप्रेजेंट कर पाऊंगा। ये चीज में मैं उनको पर्सनली बहुत ज्यादा एडमायर करता हूँ। भले वो चीजें मैं अपने में अभी इंप्लीमेंट नहीं कर पा रहा, बट मैं इस चीज में उनको बहुत ज्यादा एडमायर करता हूँ। मतलब जब भी मैंने 2017 में ये जर्नी चालू किया था ना, तब मैंने भी विराट कोहली को बहुत फॉलो किया था कि उसने कैसे अपने आप को चेंज किया है। कि जैसे उसने एक दिन अपने आप को मिरर में देखा और उसको लगा कि ये इंटरनेशनल क्रिकेटर नहीं हो सकता, करेक्ट। और दूसरे दिन से बस ये चीज जो उसकी थी ना, वही मेरे दिमाग में भी उस टाइम पे घर कर गई थी। और वो जो उसने किया था, उसके भी आइडल थे, उसका हाँ। भी आइडल है, क्रिस्टियानो रोनाल्डो है। रोनाल्डो ऑलमोस्ट ये चीज जो है वो ऑलमोस्ट 2 डिकेड से कर रहा है। हाँ। और करेक्ट करेक्ट। और वो तो आप मतलब उसका तो बैकग्राउंड ऐसा है कि वो स्ट्रीट पे झाड़ू मारता था, हाँ। छोटा बच्चा था तब। ने तो उससे तो अच्छी ही जगह से आए यस, हैं, हंड्रेड मतलब परसेंट ठीक है, हंड्रेड वो परसेंट। अपने लो सोशियो इकोनॉमिक क्लास से बड़े हुए हैं, पर हाँ। उतना तो नहीं था कि मतलब अपने हम्म, घर को अपने को बाहर जाके झाड़ू उतनी अपने मारना को पड़ता था। फैसिलिटी मिली है। हाँ, अपनी उतनी तो फैसिलिटी मिली है हम्म, कि मैं अपना बेसिक जो है वो स्कूलिंग प्रॉपर कर पाया, हम्म। आगे मैं पढ़ पाया। वो सब चीजों के लिए तो अपने पेरेंट्स ने अपने को पूरा सपोर्ट किया ही है। करेक्ट करेक्ट, 100%। सर आपने पेरेंट्स के बारे में, अपनी स्कूलिंग के बारे में बात की, तो मैं आपकी जर्नी की स्टार्टिंग जानना चाहूंगा कि कौन से स्कूल से आप पढ़े, कैसे आप साइंस में आए। और साइंस में भी आई गेस उस टाइम सिर्फ 2 ही ऑप्शन हुआ करते थे, एमबीए, एमबीबीएस एंड इंजीनियरिंग। तो आपने इंजीनियरिंग छोड़ के एमबीबीएस कैसे लिया, उसके बारे में कुछ बताएंगे? देखो, सबसे पहले मैं जब
बहुत छोटा था तब पहले सर जेजे में पढ़ता था। ऑलमोस्ट सेकंड स्टैंडर्ड तक मैं सर जेजे में था। और मतलब सेकंड स्टैंडर्ड से ऑलमोस्ट मैं ऐसा थोड़ा सा मतलब मेरा ऐसा था कि मतलब मुझे पढ़ाई ठीक ठाक लगती थी, बहुत ज़्यादा पसंद नहीं था। मतलब मुझे पकड़ पकड़ के उठा उठा के ट्यूशन लेके जाना पड़ता था। पूरी पूरी सोसाइटी को मालूम चल जाता था कि ये सुबह उठ गया, इसके स्कूल जाने का टाइम हो गया ऐसा। पर सेकंड स्टैंडर्ड से फिर थोड़ा सा मेंटालिटी मेरा चेंज हुआ, शायद मेरी फैमिली की वजह से या फिर मेरे टीचर्स की वजह से। अभी तो मुझे भी एग्जैक्ट याद नहीं है, पर सेकंड स्टैंडर्ड में मेरा फर्स्ट टाइम फर्स्ट रैंक आया था क्या स्कूल बात है। में। फिर मतलब हम लोग, हमारा घर चेंज हुआ तो हम लोग ये साइड पे रहने के लिए आ गए, पालेपन साइड। तो फिर हमारा मेरा स्कूलिंग यहाँ पे उमरीगर में, मैं थर्ड टू टेंथ स्टैंडर्ड उमरीगर में था। तो उस टाइम पे कंसिस्टेंटली फर्स्ट सेकंड ऐसा चलता रहता था। और टेंथ में मेरा सेकंड रैंक आया था स्कूल में। पर मेरा मेरिट काफ़ी हाई था, मतलब मैथ साइंस के जो मार्क्स थे वो ऑलमोस्ट 190 के ऊपर कुछ क्या थे। बात है। तो उस टाइम पे मेन दो स्कूलें होती थी, बुल्का भवन थी और एक एक्सपेरिमेंटल थी। हाँ। तो बुल्का भवन में वेटिंग में था, एक्सपेरिमेंटल में लग गया था। फिर एक्सपेरिमेंटल में एडमिशन ले लिया। मतलब जब उमरीगर जो थी वो नई स्कूल थी और थोड़ा सा कैसा कि लोअर मिडल सोशियो इकोनॉमिक क्लास वाले बच्चे होते थे। अभी एक्सपेरिमेंटल में जैसे गए वहां पे एकदम से क्लास चेंज हो गया। मेंटालिटी उनकी और अपनी मैच नहीं पूरा होती थी, कल्चर ही पहले अलग होता है पूरा उधर। कल्चर अलग होता था। मेरा ट्यूशन भी अलग था वो सबसे। और मतलब कोई इतना जल्दी एक्सेप्ट नहीं करता था मुझे एज ए एक्सपेरिमेंटल स्टूडेंट। उमरीगर आई गेस, सॉरी मैं बीच में कट कर रहा हूँ, उमरीगर आई गेस गुजराती मीडियम स्कूल है। या हाँ, गुजराती मीडियम स्कूल था और एक्सपेरिमेंटल में भी मैं गुजराती मीडियम में ही था। ओके। पर पर मेन क्या था कि वहां का कल्चर कुछ अलग था। मतलब ओके। वहां पे जो बच्चे थे वो कैसे कि मतलब अपर मिडिल क्लास या फिर हायर क्लास के बच्चे ज्यादा होते थे। हम्म। तो पहले तो वो मेंटल स्टेटस वो सेट नहीं होता था उनके साथ में, और उसके साथ में ही मेरा ट्यूशन भी अलग था तो वो उनके साथ कनेक्ट नहीं हो पाता था मैं उतना ज़्यादा। फिर धीरे धीरे करके थोड़े दोस्त बने, थोड़ा गैदरिंग हुआ। फिर 11th में भी अच्छे मार्क आए तो फिर प्रमोशन मिला, अच्छे क्लास में अपग्रेड हो गया 12th में। तो भी 12th में भी वही कि ट्यूशन अलग, बच्चे का मेंटल स्टेटस मैच नहीं होता है। तो भी 12th में अच्छे मार्क्स आ गए, पूरी स्कूल में 9th आ गया। तब लोग पहचानने लगे। देवांग देसाई सर ने पहली बार बुलाया, वो हमारे प्रिंसिपल थे, और उनको उस टाइम पे ऐसा बहुत था कि मतलब हमारे बच्चे जो है वो सेंटर या बोर्ड में तो आने ही चाहिए। हाँ। तो उन्होंने वो अपना पूरा सेलिब्रेशन रखा था कि जो स्कूल में 1 से 10 में आए हैं वो सबको इकट्ठा किया था। तब जाके उनको मालूम चला कि ऐसा भी कोई लड़का पढ़ रहा है हमारे स्कूल में। फिर फिर ऑलमोस्ट हमारी ही बेच के काफी सारे बच्चे जो है वो एमबीबीएस में साथ में हो गए, तो पूरा सर्कल बन गया और धीरे धीरे वो सब चलता रहा और अभी तक दोस्त है काफी सारे लोग। क्या बात है। तो मतलब वो साइंस के साथ एमबीबीएस करना वो दोस्तों वाला पार्ट था कि कुछ अलग स्टोरी उसकी। मतलब साइंस में जब था तब पूरा फोकस ऐसा ही था कि मस्त इंजीनियरिंग ही करना है, वो ही अपना फोकस था। क्योंकि ऑलरेडी मेरे घर में मेरे अंकल इंजीनियर थे, सिविल इंजीनियर थे। मतलब मुझे बहुत ज़्यादा सिविल में इंटरेस्ट नहीं था, मुझे इंस्ट्रूमेंट कंट्रोल या मैकेनिकल में ज़्यादा वो इंटरेस्ट था। तो मेरा ऐसा था सोचना कि मतलब मैं इंस्ट्रूमेंट एंड कंट्रोल करूँ। मैंने एआई ट्रिपल ई और वो सब भी, तब जो एग्ज़ाम्स आती थी वो सब ऑल इंडिया लेवल की या फिर बाहर जाने की एग्ज़ाम थी, तो वो सब भी दी थी, उसमें भी मैं क्वालिफाई हो गया था। पर मार्क्स आए 12th में तो पापा ने बोला कि भाई इतने अच्छे मार्क्स आए तो फिर क्यों इंजीनियरिंग करना है, मतलब हम्म। तुझे एमबीबीएस मिल रहा है तो एमबीबीएस करो, हम्म। क्यों इंजीनियरिंग करना है। मतलब एमबीबीएस डेंटल सब कुछ मिल रहा था। हम्म। तो फिर मतलब 2-3 जगह लेके गए। उस टाइम पे तो कैसा था कि मतलब घर में किसी को कोई डॉक्टर था नहीं हाँ। और किसी को समझ नहीं थी क्या होता है एमबीबीएस। तो मतलब पापा ऐसे जो नज़दीक में कोई हो गए, उनके कोई फ्रेंड है, उनका कोई है फैमिली में कोई डॉक्टर, तो उनसे मिलाने लेके जाते थे। मतलब ब्रेन वॉश जैसा कुछ आप पकड़ लो कि मतलब आप लेके जाते हैं और वो समझाते हैं कि नहीं ये एमबीबीएस मिलता है तो एमबीबीएस ही करना चाहिए, ये है वो है। तो फिर ठीक है, मतलब पापा की भी इच्छा थी तो एमबीबीएस ज्वाइन किया। और धीरे धीरे क्या होता है कि मतलब आप एकदम से गुजराती मीडियम में से इंग्लिश मीडियम में डायरेक्ट जंप करते हो, उनके साथ compete करना है, एमबीबीएस पूरा लेवल ही अलग हो जाता है। हाँ। तो वो थोड़ा सा फर्स्ट 1-2 साल थोड़ा सा टफ रहता है, फिर धीरे धीरे कोप अप हो जाता है।
तो ये मतलब पूरा ऐसा था कि मतलब एक किनारे थे और दूसरे किनारे पे जाके जंप मार दिया, ऐसा था एमबीबीएस तो। तो जैसा आपने बताया कि जर्नी में जैसे आप 10 से एक्सपेरिमेंटल में आए तभी भी आपके लिए वो ट्रांजिशन टफ था, एंड एमबीबीएस में भी ट्रांजिशन टफ था। तो ये जर्नी में आप मेंटली बहुत स्ट्रांग हुए, ये हम कह सकते हैं, राइट? काफी मतलब ऑलमोस्ट मतलब मुझे हर एक चीज के लिए ऑलमोस्ट मेरे सामने जितने भी स्टूडेंट्स होते थे उनके साथ में कॉम्पीट करना पड़ता था। हाँ। ठीक है ना। पहले जो कंपटीशन था वो लोकल, जो उमरीगर स्कूल का जो कंपटीशन था वो कंपटीशन था। और जैसे जैसे एक्सपेरिमेंटल में आया तो वो कंपटीशन जो है वो ऑल ओवर गुजरात का हो गया कि मतलब आपको सेंटर में या बोर्ड में नंबर लाना है। हाँ। तो वो सब चीजें जो है वो आपको मेंटली टफ ही बनाती है। मतलब जितनी चुनौतियां या फिर जितने भी अपने सामने एग्जाम्स आते रहते हैं तो वो आपको टफ ही बनाती है, और वही आगे जाके आपकी टफनेस को टेस्ट करता है। समझ गया। तो ये जर्नी में सबसे ज्यादा ऐसा क्या, मतलब आप लर्निंग बताएंगे अपनी तीन, कि जो आपको सबसे ज्यादा ऐसा लगता है कि ये मेरी लाइफ की सबसे तीन लर्निंग है कि जो मैंने इस फेज के अंदर सीखी है? ड्यूरिंग स्कूलिंग मेनली जो मैंने सीखा है वो कैसा था कि uh, बहुत ज्यादा बोलने में नहीं, करने में ज्यादा विश्वास रखो। मतलब हर एक चीज आपको बता के करनी जरूरी नहीं है। करेक्ट है। और दूसरा जो है वो आप जो है वो धीरे धीरे जैसे जैसे आप ग्रो करोगे लोग आपकी टांगे भी खींचेंगे। यस, ठीक है ना। करेक्ट है। मतलब थोड़े मार्क्स थोड़े ज्यादा आ गए या अच्छे आ गए तो आपके वहाँ के लोकल जो स्टूडेंट्स है, मतलब उस टाइम पे क्या होता था कि अभी 90% ऑफ जो स्टूडेंट्स होते थे एक्सपेरिमेंटल में वो ज्यादातर जो जाते थे वहीं के जो टीचर्स होते थे उनके वहां जाते थे। हाँ। तो जब भी एग्जाम होता था तो ऐसा रहता था कि उनके मार्क्स ज्यादा आ रहे हैं, अपने हाँ। मार्क्स कम आ रहे हैं, अपने उनसे भी अच्छा लिखा हो तो। मतलब एक एग्जाम्पल ऐसा था कि हमारे ही वही क्लास का टॉपर, उसने पूरा आंसर गलत लिखा था तो भी उसको फुल मार्क्स दिए थे वही टीचर ने। और दूसरे जो हमने पूरा बराबर लिखा था तो उसके मार्क्स कटे हुए थे। मतलब ये सब चीजें जो है वो आपको मेंटली टफ बनाती है। यस, मतलब यस, ये जो है ये सब चीजें मैंने इसलिए ये सब चीजें मैं हाईलाइट कर रहा हूँ कि मतलब ये जब भी आप नीचे के लेवल से ऊपर की तरफ जा रहे हो तो ये सब चीजें होने ही वाली है। ठीक है ना। मतलब वो 0 से आपको 100 तक जाना है तो वो हर एक चीज पे वो सांप सीढ़ी की तरह है कि कहीं ना कहीं सांप डंक तो मारेगा ही, आपको नीचे खींचेगा नीचे ही। खींचेगा खींचेगा, करेक्ट, वो एकदम आप करेक्ट। कौन सी सीढ़ी लेके ऊपर जा रहे हो और कितना फास्ट जा रहे हो वो आपके ऊपर है। वो सीढ़ी को अचीव करने के लिए डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी कितना इंपॉर्टेंट है उसका हम बताएं। मतलब डिसिप्लिन इसमें क्या था कि जहाँ पे मेरा जो स्कूलिंग जो था ना पहले से ही वैसा था कि मतलब सर जेजे से लेके उमरीगर से लेके सभी मेरे मतलब बाय ग्रेस ऑफ गॉड, मतलब हर एक टीचर जो मुझे वहाँ पे मिले थे वो सब ऐसा ही था कि मतलब वो मुझे पुश बहुत करते थे कोई भी चीज़ के लिए। मतलब उनको ऐसा लगता था कि ये लड़के में कुछ है पोटेंशियल, और वो ऐसा पुश करते थे तो मुझे ऐसा लगता था कि नहीं, मेरे को ये लोग इतना मेरे पीछे मेहनत कर रहे हैं तो मेरे अंदर भी कुछ होगा तभी मेहनत कर रहे हैं। हाँ। ठीक है ना। तो वो सब चीजें जो है वो मुझे काफी मोटिवेट करती थी उस टाइम पे। ओके। और वही चीज मुझे डिसिप्लिन में रहने के लिए और हार्ड वर्क कंटिन्यू करने के लिए काफी हेल्प कर गई। मतलब डिसिप्लिन को आपको लाने के लिए भी एक मोटिवेशन चाहिए यस, हाँ। एक टाइम पे, तो वो मोटिवेशन शायद वही लेवल से शायद मुझे मिला हो, ऐसा हो सकता एक्सपेक्टेशन है। लोगों की आपसे या उम्मीद जो थी, हाँ वो एक आपने उसको एज अ मोटिवेशन लिया। हाँ। आपने मतलब जब एमबीबीएस लिया था तब आपका ये डन था कि आपको सर्जरी में ही आगे बढ़ना? मतलब एमबीबीएस ऐसा था कि मतलब एमबीबीएस क्या होता है वो मुझे मालूम ही नहीं था पहले तो। हाँ। मतलब एमबीबीएस में क्या होता है, क्या सब्जेक्ट आते हैं, मतलब कुछ भी नॉलेज नहीं था मुझे। मतलब मुझे तो ऐसा था कि मतलब चलो एमबीबीएस में गए तो मतलब डॉक्टर्स क्या करते हैं, प्रिस्क्रिप्शन लिखते हैं, ये करते हैं वो करते हैं, बस नॉर्मल चीजें यही होती हाँ। होगी, इसमें 4 साल क्या पढ़ाएंगे ये लोग। तो मतलब फिर जब घुसे तब जाके मालूम चला कि मतलब ये जो है वो पूरा डिटेलिंग होता है, जो अभी तक हमने पढ़ा है वो तो कुछ भी नहीं है। करेक्ट। तो वो सब चीजें धीरे धीरे जैसे आगे जाते गए तो जब फाइनल ईयर में आते हैं तब मेन सब्जेक्ट्स आते हैं कि जो सब्जेक्ट्स जो है वो अपने को क्लिनिकली अप्लाई करने हैं बाहर जाके। हाँ। कि मतलब मेडिसिन है, सर्जरी है, गायनेकोलॉजी है, पीडियाटिशियन है, मतलब ये जो मेन मेन ब्रांचेस है जो स्पेशलाइजेशन मेडिकल आपको किसमें लेना? स्पेशलाइजेशन,
तो वो फाइनल ईयर में आता है। तो वो फाइनल ईयर में सबसे टफ जो होता था वो सर्जरी होता था। और उस टाइम पे ऐसा था कि मतलब सर्जरी में सबसे कम रिजल्ट आता था, मतलब जो भी फेल होता था हाँ एमबीबीएस में फाइनल ईयर में वो सर्जरी में ही फेल होगा, इसीलिए फेल हुआ होगा वो, ऐसा मान के चलो। मतलब 99% ऐसा होता था कि जो फेल हुआ है एमबीबीएस में वो सर्जरी में तो फेल हुआ ही होगा। बाकी मतलब किसी में हो ना बाकी हो। हुआ हो ना हो, पर सर्जरी में तो हुआ ही होगा। हाँ और मेरे भी मार्क्स उस टाइम पे बहुत कम आते थे सर्जरी में, जैसे तैसे पास होता था। और उस टाइम पे तो हमारे टाइम पे तो कैसा था, मतलब आप पास हो गए मतलब निकल रहे हो। ऐसा कुछ नहीं था कि मतलब आपको 70-80% लाने हैं हाँ एमबीबीएस में। हाँ। ठीक है ना, मतलब आप 51% भी आ गया, मतलब आप निकलो यहाँ से। बराबर है, वो आपके लिए सबसे अचीवमेंट है। अचीवमेंट, सबसे बड़ा अचीवमेंट। मतलब वहां पे उस टाइम पे ऐसा कुछ नहीं था कि आपको फर्स्ट ग्रेड ही लाना है, 60% हम्म, लाना है, ये करना है वो करना है, क्योंकि उस टाइम पे टफ ज्यादा था। हाँ और ऑलमोस्ट हमारे टाइम पे ऐसा था कि 50-60% ही रिजल्ट आता था। उसमें रिसोर्सेज उतना, भी थोड़े कम थे। हाँ हाँ, और रिजल्ट भी मतलब 100 में से 60 बच्चे ही पास हो रहे, हाँ 50 बच्चे ही पास हो रहे, ऐसा था। तो मतलब ये सब चीजें जो है वो टुवर्ड सर्जरी मुझे थोड़ा अट्रैक्शन ज्यादा हुआ कि मतलब ये साला ऐसा क्यों है कि ये लोग सब इसी में क्यों फेल हो रहे हैं, हम्म, और यही क्यों सबसे टफ ब्रांच है। और तब जाके फिर आगे इंटर्नशिप किया, तो इंटर्नशिप में भी ऐसा, इंटर्नशिप में नॉर्मली हमारा क्या होता है, 1-1.5 महीने का पोस्टिंग होता है। तो उस टाइम पे भी मैं देखता था तो बेचारे रेसिडेंट पूरा पूरा दिन दौड़ते भागते रहते थे, उनको खाने पीने का टाइम नहीं मिलता था, सोने का टाइम नहीं मिलता था। तो ये सब चीजें जो है ना वो मेरे माइंड को थोड़ा सा ऐसा ट्रिगर कर गई कि मतलब ये 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 थोड़ा सा ऐसा है कि मतलब ये मेरे थोड़ा माइंड को टेम्पटिंग लग कुछ, रहा हाँ, था। कि ये करना चाहिए। हाँ मतलब ये कुछ एक चैलेंज की तरह अपने को लेना चाहिए, हाँ तो अपने कुछ आगे कर पाएंगे अच्छा। और यही सोच के मतलब वो डिसाइड कर लिया था कि इंटर्नशिप में ही कि एग्ज़ाम देंगे, और जो एग्ज़ाम में मार्क्स नहीं आएंगे और जो सर्जरी नहीं मिलेगा फर्स्ट टाइम में तो भी नहीं लेंगे, और कुछ सेकंड टाइम में मिलेगा तो सेकंड टाइम में लेंगे। और बाय द करना ग्रेस ऑफ सर्जरी ही गॉड है। मिल गया फर्स्ट टाइम में और कर लिया सर्जरी। क्या बात है। तो एज अ सर्जन आपको क्या लगता है ना, मेंटली कितना स्ट्रांग होना पड़ता है, वो उसके बारे में थोड़ा बताइए। मतलब मेंटली फर्स्ट ईयर में आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होना पड़ता है। मतलब जब आप घुसते हो इंटर्नशिप में या फिर एमबीबीएस के बाद में, और जो आपने लोकल लेवल पे मतलब एमबीबीएस किया है, मतलब आप सूरत के ही हो और सूरत में ही एमबीबीएस किया है, तो आप घर पे रह के भी ये सब चीज़ें कर रहे हम्म हो, और एकदम से ये जो है वो पूरा आपका जो आजू बाजू का एनवायरनमेंट है चेंज हो जाता है। मतलब यू आर द होल एंड सोल ऑफ द वार्ड। आपको 24 घंटे का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप ही हो कि ये 60 पेशेंट जो है वो सबका करता हरता आप ही हो, और आपको ही देखना है। जो किसी को भी कुछ भी होता है, फर्स्ट रिस्पॉन्सिबल पर्सन इज आप यू। भी। ओके। मतलब आप वार्ड में नहीं हो या फिर नीचे ओपीडी में भी हो, और किसी पेशेंट को ड्यूरिंग ओपीडी भी कुछ भी रहता है तो सिस्टर सबसे पहले आपको फोन करेगी, वो कोई भी टाइम हो, आधी रात हो, दिन डे टाइम हो या फिर कोई भी टाइम हो। तो फर्स्ट ईयर जो रहता है वो थोड़ा सा ज़्यादा टफ रहता है, क्योंकि ये सब चीज़ें आपने कभी फेस नहीं की होती है। ऐसा एनवायरनमेंट कभी देखा और ही नहीं होता। और जब कोई पेशेंट आपके सामने एक्सपायर हो जाता है, क्योंकि जब भी कोई पेशेंट क्रिटिकल होता है या फिर कुछ भी होता है तो आपको ऐसा लगता है कि मेरी केयर में कुछ कमी रह गई होगी, शायद उसकी वजह से ही ये चीज़ हुआ होगा। हम्म। मतलब वो सब चीज़ें जो है वो समझने के लिए आपको टाइम लगता है। मतलब ये आप जब फर्स्ट ईयर में जाते हो तब ये सब चीज़ें आपके माइंड जो है वो इतना जल्दी एक्सेप्ट नहीं कर पाता है। आपके अंदर एक गिल्ट आने लग जाता है। एग्जैक्टली और वो सब चीज़ें विद द टाइम, विद एक्सपीरियंस, विद द हेल्प ऑफ सीनियर्स, ये सब चीज़ें धीरे धीरे निकल जाती है। आपने सीनियर की बात की, तो सर्जरी में कोई ऐसा इंस्पिरेशन, कोई सीनियर जिनको आप एज अ रोल मॉडल कंसिडर करते हो? फैमिली में तो आप बोल रहे हो कि आप फर्स्ट डॉक्टर थे, तो इस सर्जरी फील्ड में आपका सबसे बड़ा इंस्पिरेशन कौन है? और सर्जरी फील्ड में भी सबसे बड़ा इंस्पिरेशन मेरे पेरेंट्स ही है वैसे, और दूसरा मेरी वाइफ। मेन क्या है कि जब ऐसा था कि फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरा मेरे जस्ट एक नंबर पहले ही गवर्नमेंट का सीट भर गया। ओहो। और गवर्नमेंट की फीस और इसकी फीस में ऑलमोस्ट फर्क पड़ता है 1.5-2 लाख का। ओहो। मतलब हमारे टाइम पे स्मीमेर का कुछ फीस समथिंग कुछ था 160,000 या ऐसा कुछ, और गवर्नमेंट का फीस था 6,000। ओके, ये आप कौन से ईयर की बात कर रहे हैं? 2010, ओके, तब तो इसकी 2010। बहुत ज्यादा वैल्यू थी। हाँ हाँ। तो उस टाइम पे फिर
पापा ने मैंने पूछा पापा को, मतलब ड्यूरिंग ड्यूरिंग इंटरव्यू, मतलब इतना है और अपने को ये सब चीज़ें करनी पड़ेगी, ये मतलब हर साल इतना पढ़ना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा। तो ये पापा ने बोल दिया नहीं तू कर, वो सब मैं देख लूंगा। मतलब वो मेरे लिए बहुत ऐसा था कि मतलब अभी मेरे लिए और कोई वो नहीं है कि मुझे फैमिली का बर्डन लेना है या कुछ करना है, मुझे सिर्फ यही इसी पे ध्यान देना है कि मैं अच्छा सर्जन बन के बाहर निकलूँ यहाँ से। आप फ्री माइंडली उसके फ्री ऊपर माइंडेडली ये चीज़ फोकस मैं, कर सकते हैं। हाँ। बाकी ड्यूरिंग जर्नी तो जितने भी मेरे प्रोफेसर्स थे वो सब ने काफ़ी हेल्प किया है। मतलब हमारे टाइम पे तो वो सीनियर जूनियर का भी बहुत चलता था, पर ऐसा मेरे किसी सीनियर ने मेरे साथ ऐसा कुछ किया नहीं। मतलब वो रहता था कि मतलब आपको 24 घंटे वहां रहना है। हाँ। मतलब सर्जरी ऑर्थो में तो ऐसा होता था कि इतना टॉक्सिसिटी रहता था कि मारा मारी और वो सब भी होता था। अच्छा। मतलब अभी रैगिंग तो टाइप। हाँ, हाँ, बहुत होता था। मतलब ये मैक्सिमम ऑर्थो और सर्जरी में होता है ये सब चीजें, क्योंकि ये ब्रांच ही वैसी है। मतलब आप आप अपना माइंडसेट कितना कूल रख पाते हो या काम रह पाते हो वो आपके ऊपर है। आप ही सोचो कि मतलब 7 दिन में आपको एक ही बार नहाने को मिलेगा, आपको जहाँ टाइम मिला वहाँ आपको सोना है, जहाँ खाना मिला वहाँ आपको खाना है। घर से खाना आया तो ठीक है, घर से खाना आया और आप ओटी में हो, दूसरों ने खा लिया, ठीक है। मतलब वो कुछ ठिकाना नहीं होता है। मतलब वो आपको मालूम ही नहीं है कि आप कितने बजे खाओगे, कितने बजे सोओगे, कब नहाने को कोई मिलेगा। शेड्यूल नहीं। कोई शेड्यूल नहीं। जब आप एक यंग सर्जन थे तब आपके लिए सक्सेस का डेफिनेशन क्या थी और आज आपके लिए सक्सेस की डेफिनेशन क्या है? मतलब उस टाइम पे सक्सेस का डेफिनेशन जब पढ़ रहे थे तब वैसा ही था कि मतलब मुझे एक अच्छा अच्छा सर्जन बनना है और मुझे कोई भी पेशेंट को गलत सलाह नहीं देनी है। मतलब जहाँ पे ज़रूरत नहीं है मैं वहाँ सर्जरी एडवाइस नहीं करूँगा, और जहाँ ज़रूरत है वहाँ पे ही मैं उसको सर्जरी एडवाइस करूँगा। करेक्ट है। ये मेरा फर्स्ट डे, जब से मैं एंटर हुआ था, मेरा फर्स्ट ईयर ऑलमोस्ट कंप्लीट आने होने वाला था, तब से मेरा माइंडसेट वैसा ही था कि मैं गलत गलत सिर्फ अपने लिए या फिर पैसों के लिए कोई पेशेंट का सर्जरी करूंगा, ऐसा नहीं करूंगा कभी। एथिक्स में कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं हाँ, करना कभी है। कभी नहीं। करेक्ट। भले 2 पैसे कम लेके जाऊंगा घर पर, पेशेंट जिसको जरूरत है उसका ही सर्जरी करेंगे, नहीं जरूरत है उसको ना बोलेंगे। आपने ये जर्नी के थ्रू बहुत सारे पेशेंट को ट्रीट किया होगा, ऐसा कोई मोस्ट मेमोरेबल केस की जो आपने डील किया? कभी कभी ऐसा भी होता है ना कि किसी किसी का ट्रीटमेंट इतना लंबा चलता है कि वो आपको एज अ पार्ट ऑफ फैमिली मेंबर भी लगने लग जाता है। मतलब वैसे तो काफ़ी सारे पेशेंट्स हैं, मतलब कि जिसको मैंने ऑपरेट किया है और उनका उनके पर पूरा फैमिली हमारे हॉस्पिटल आता है और वो सब है। मेरे पुराने पेशेंट्स मीमेर के हैं और वो अभी मुझे प्राइवेट में दिखाने आते हैं। वैसे भी बहुत पेशेंट है, पर एक एक पेशेंट में स्पेसिफिकली मुझे ऐसे याद है, क्योंकि वो जो पेशेंट था वो मतलब अ, मेरे एक पार्टनर का क्लोज रिलेटिव था और उसका एक्सीडेंट हुआ था। वो लोग उसको सेल्वी में लेके गए थे। हमारा मुझे इसलिए एग्जैक्ट भी याद है क्योंकि हमारा फर्स्ट ईयर एनिवर्सरी था सेम डे जब उसका एक्सीडेंट हुआ था। ओके। मतलब 2022 की बात है ये। और रात को मैं भी सेल्वी गया, वो उसका वो पार्टनर का वो क्लोज रिलेटिव था, तो मैंने जाके देखा, सब उनको समझाया कि ये करना पड़ेगा इसके केस में। वो लोग पे ठीक है, ये है वो है, वहाँ पे वो लोग ने ट्रीटमेंट स्टार्ट करवाया। समहाउ वहाँ पे उनको नहीं सेटल हुआ कुछ, फिर वो लोग यहाँ पे लेके आए। फिर वो मेरे अंडर में एडमिट हुआ। मल्टीपल इंजरीज था, ब्रेन में ट्रॉमा था, हेड इंजरी था, पेट में इंजरी, चेस्ट में इंजरी, यहाँ पे फ्रैक्चर, पैर में फ्रैक्चर, हाथ में फ्रैक्चर, मतलब पॉलीट्रोमा था ऑलमोस्ट। मेरे अंडर में वहाँ पे 2-3 सर्जरीज हुई, उनकी पेट की सर्जरीज हुई और वो सब हुआ। ऑलमोस्ट तीन तीन एक वीक बाद वो वहाँ से डिस्चार्ज हुए। फिर जो सर्जरी किया था उसका सेकंड पार्ट जो था वो 3-1 महीने बाद वापस एडमिट होके करवाया। फिर जहाँ पे सर्जरी हुई थी वहाँ पे हर्निया उसको डेवलप हुआ, क्योंकि ऑलमोस्ट काफ़ी मसल इंजरीज भी थी, तो वो मसल पूरे टेयर अपार्ट हो गए थे, पूरा पेट खुल जाता था। तो वो सब चीज़ें थी। वो ऑलमोस्ट हुआ लास्ट सर्जरी उसका 2023-24 ऑलमोस्ट। ओके। तो मतलब वो मतलब ऑलमोस्ट एट द टाइम, फ्रॉम द टाइम ऑफ द हिज एक्सीडेंट टू हिज होल जर्नी, लास्ट सर्जरी उसके बाद का फिजियो, पूरा वो मेरे अंडर में हुआ। तो वो पेशेंट मुझे याद है, और उनके वहाँ के कुछ भी होता है तो वो तुरंत ही पहला ओपिनियन मेरा मांगते हैं वो सब चीज़ों के लिए अभी भी। हाँ।
तो ऐसे केसेस मतलब काफी सारे हैं, पर ये एक ऐसा केस था कि जो मतलब नजदीक था, मतलब वो ऐसा ऐसा था कि नहीं, ये पेशेंट बचना ही चाहिए कोई भी हाँ। तरीके से, क्योंकि एज 20-21 साल, इतना यंग हम्म। लड़का, फैमिली का वो अकेला लड़का, और मतलब ये ऐसा था कि मतलब इसको तो कुछ भी करके बाहर निकालना ही है। हाँ, बाकी इतनी सारी इंजरीज के साथ में बाहर निकालना थोड़ा सा डिफिकल्ट रहता है। मतलब आपने जैसा बताया कि पूरे ऑलमोस्ट बॉडी में कुछ ना ऑलमोस्ट कुछ हर एक इश्यू था हर ही एक था। हर एक पार्ट में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम था। उस केस ने आपको पर्सनली क्या सिखाया, क्या डेवलप किया, मतलब कुछ ऐसा कि भाई इस केस की वजह से मैं पर्सनली ये मेरे अंदर ये चीज डेवलप हुई। टफ केसेस जब आप लेते हो, तब आपका जो मेन तो जो है वो कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। हाँ। ठीक है ना, कि मतलब आप अपनी फैमिली में भी शायद आगे जाके कुछ करने को आया तो आपका हाथ नहीं ध्रुजेगा उस टाइम पे। हम्म। ठीक है ना, मतलब आप कॉन्फिडेंटली वो चीज़ भी कर पाओगे। ठीक है ना, हाँ। मतलब फ्यूचर में ऐसा कुछ हुआ कि शायद मुझे मेरे फैमिली मेंबर्स को किसी को भी ऑपरेट करना पड़ा तो भी मैं वो कॉन्फिडेंस से कर सकता हूँ। ये सबसे ज़्यादा मुझे ये केस से सीखने को मिला था कि मतलब ये जो ऐसा केस था कि मतलब मैं इतना कॉन्फिडेंट हूँ कि मैं किसी में भी सर्जरी जो है वो कॉन्फिडेंस से परफॉर्म कर सकता हूँ। क्योंकि नॉर्मली क्या रहता है कि जब भी कोई भी रिलेटिव रहता है तो अपने इमोशंस जुड़ जाते हैं यस, उसके करेक्ट साथ में, है। और इमोशनली कई बार अपने को ऐसा होता है कि आप कॉन्फिडेंटली काम नहीं कर पाते, थोड़ा डर लगने डर लगता है। लगने लगा। ये केस ने मुझे ये चीज़ सिखाई थी कि मतलब आप कॉन्फिडेंटली आप अपने नियर बाई में भी अच्छे से ट्रीटमेंट कर सकते सर, अभी जितनी अपनी कन्वर्सेशन हुई उससे मेरे को इतना समझ में आया कि एक डॉक्टर बनने की जर्नी में आपको बहुत चीज़ें सेक्रीफाइस करनी पड़ती है, बहुत डिसिप्लिन में चलना पड़ता है और बहुत डेडिकेशन आपको दिखानी पड़ती है। बट इसके बाद भी आज के टाइम में है ना, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो डॉक्टर को मिसट्रीट करते हैं, डिसरिस्पेक्ट करते हैं। आजकल लोगों डॉक्टर के ऊपर मतलब अगर कुछ भी, मतलब ठीक है कि भाई उनको लाने में देरी हो गई या फिर कुछ भी मिस्टेक हो गए तो टाइम नहीं लगाते, डॉक्टर के ऊपर लीगल केस कर देते, कुछ भी कर देते हैं। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू पे आप क्या कहना चाहोगे? हैं। नॉर्मली मतलब ऐसा जो जितना ग्रॉसली आप बता रहे हो वैसा नहीं होता है मोस्टली। नॉर्मली क्या होता है कि जब तक आप पेशेंट को पूरे कॉन्फिडेंस में लेके काम करते हो ना, तब तक ज़्यादातर कोई मेडिको लीगल इश्यूज नहीं होते हैं। ओके। ठीक है ना, मतलब जो ग्रॉस चीज़ें अपने बात कर रहे हैं कि मतलब ऐसे सू कर देते हैं वो कर देते हैं, वो ऐसा इतना कॉमन नहीं है अपने इंडिया में भी। पर आपको हर एक पेशेंट में इन्वॉल्व होना पड़ेगा। यस। ठीक है ना, मतलब ऐसा नहीं आप कर सकते कि मतलब कि एक पेशेंट है मेरे साथ में, एक साथ में मैं 10 पेशेंटों को ट्रीट कर रहा हूँ, तो एक पेशेंट जिसमें माइनर चीज़ है तो मैं उसको हल्के में लेके या फिर उसको नहीं समझा के उसका ट्रीटमेंट सिर्फ करता रहूँ, ऐसा नहीं हो सकता। करेक्ट है। आपको हर एक केस में पर्सनली इन्वॉल्व होना पड़ेगा और उसको पर्सनलाइज केयर तो देना ही पड़ेगा, और उसके रिलेटिव से सुबह शाम आपको उसके बारे में बातें करनी पड़ेगी। हम्म। ठीक है ना, क्योंकि देखो, मैं एज अ सर्जन एक हॉस्पिटल भी रन करता हूँ। हम्म। हॉस्पिटल रन करते हैं तो हमारे वहाँ पे आईसीयू भी है, तो हाँ। आईसीयू में भी काफ़ी सारे पेशेंट्स होते हैं। तो आईसीयू के पेशेंट्स का तो वाइटल्स जो है वो हर घंटे घंटे में चेंज होता है। हाँ। मतलब अभी मैं राउंड लेके गया तब पेशेंट सेटल था और 1 घंटे में पेशेंट को शायद इंट्यूबेट करना पड़े, वैसा भी हो सकता है। हाँ। अभी मैंने उसको उस टाइम पे वैसा समझाया है कि नहीं ये ठीक है, ऐसा है ऐसा है, और मैं ऐसा बोल के जाता हूँ नहीं सब सही ही होएगा और एक हाँ। घंटे में ही बिगड़ जाएगा, तो वो हाँ। पेशेंट के रिलेटिव वो चीज़ को इतना इजीली एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे। हाँ, 100%। तो वो मुझे उसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। हम्म। मैं उसको ऐसा नहीं बोल सकता कि नहीं सब कुछ ठीक ठीक ही है और अच्छा ही हो जाएगा। हाँ, डायरेक्ट एश्योरिटी नहीं दे सकते हाँ चीजों की। हाँ, क्योंकि क्योंकि ये सब चीज़ें, क्योंकि जो इतना एश्योर मैं ही होऊंगा तो मैं उसको आईसीयू में क्यों रख रहा हूँ। हाँ, करेक्ट है, करेक्ट है। आईसीयू में रखने का मेरा पर्पस तो वही है ना कि मुझे कुछ भी क्रिटिकल केयर की जरूरत पड़ती है या इमरजेंसी केयर की जरूरत पड़ती है तो तुरंत उसको अपने वो चीज़ अवेलेबल कर सके यस। और उसकी जान बचा सके। हम्म। तो वही जो चीज़ के लिए मैं एश्योर नहीं हूँ तो मैं आपको कैसे एश्योरिटी दूँ। करेक्ट है। ठीक है ना? तो वो सब चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें हैं ये सब, पर वो आपको डिस्कस करनी पड़ेगी पेशेंट के रिलेटिव्स के हम्म। साथ में। ठीक है ना, और उसको फिर ऐसा लगता है कि नहीं, उसको ऐसा लगता है कि नहीं ये इनका अलग है काम करने का तरीका है या फिर वो है, तो वो अपने से डिस्कस करेंगे और उनको ऐसा लगता है कि किसी और को दिखाना है, किसी और को दिखाएंगे। करेक्ट है। पर ये सब ऑप्शंस आपको आज की डेट में देने पड़ेंगे। हम्म। ठीक है ना, आप ऐसा नहीं मान के चलो कि मतलब आप सर्जन हो
तो मतलब और कोई सर्जन आपके केस में इन्वॉल्व नहीं हो सकता है, या फिर और कोई कंसल्टेंट आपके केस में इन्वॉल्व नहीं हो सकता है, ऐसा नहीं हो सकता। आपको ब्रॉड माइंड रखना पड़ेगा और हर एक अवेलेबल ऑप्शंस पेशेंट और पेशेंट के रिलेटिव्स को देने पड़ेंगे। करेक्ट है। और ज्यादातर जब तक ये सब चीजें करते हैं तब तक मेडिको लीगली मोस्टली कोई इश्यू नहीं आता है। मैंने ये क्वेश्चन पूछा, उसका सबसे बड़ा रीजन है सोशल मीडिया। आज के टाइम में ये सब जो भी चीजें आ रही है ना, वो सोशल मीडिया के ऊपर सबसे ज्यादा आ रही है। और सोशल मीडिया पे एक और चीज सबसे ज्यादा आती है कि आजकल लोग रील्स के थ्रू जो इन्फॉर्मेशन लेते हैं, उनको लगता है कि भाई एकदम सही है, एकदम करेक्ट बता रहे हैं, हमें इम्प्लीमेंट कर देनी चाहिए। मतलब नॉर्मली क्या होता है कि सोशल मीडिया इज नॉट द सर्जन और डॉक्टर, पहले यस, तो वो करेक्ट चीज है। समझ लो आप, ठीक है ना। मतलब जो आप सोशल मीडिया से इंफॉर्मेशन ले रहे हो, तो आप वैसे कंटेंट से इंफॉर्मेशन लो। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि वो गलत है, सोशल हाँ, मीडिया कुछ बहुत खराब चीज है ऐसा नहीं है, यस। पर आप कहाँ कौन से सोर्स से वो इंफॉर्मेशन ले रहे हो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी मैं एज अ सर्जन कोई चीज के लिए बात कर रहा हूँ जिसमें मैं स्पेशलाइज्ड हूँ, हाँ, तो वो चीज वो इंफॉर्मेशन आप लो, हाँ, उसके लिए वो कोई ना नहीं बोल रहा है आपको। पर आप जो डॉक्टर ही नहीं है, अभी वो ऐसा आके बोलेगा कि नहीं हर्निया के लिए सर्जरी की जरूरत नहीं है और दवाई से ठीक हो जाएगा, हाँ, और वो चीज मान के आप बैठे रहोगे और इमरजेंसी क्रिएट हो जाएगी, तो उसका रिस्पॉन्सिबल कौन? करेक्ट है। ठीक है ना। तो वो चीजें वही चीज है कि सोशल मीडिया से आपके सोर्सेज क्या है इंफॉर्मेशन के, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। लोग मिसलीड इसीलिए हो रहे हैं ना कि सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन है वो प्रॉपर नहीं है उनके। विदाउट सर्टिफिकेशन या विदाउट डिग्री कोई भी कुछ भी बोल देगा और आप मान लोगे, तो फिर गलती दोनों की है। दोनों की है। अभी जो मतलब है ना, रिसेंटली एक एआई का ट्रेंड चल रहा है जिसके अंदर अलग अलग बॉडी ऑर्गन का वो एक कार्टून टाइप बनाते हैं वेक्टर, एंड वो आपको बताता है कि भाई मैं ये हूँ, मतलब मैं जस्ट फॉर एग्जांपल मैं ब्रेन हूँ, और मेरे को अगर आपको हेल्दी बनाना है तो आपको ये सब चीजें खानी चाहिए। अब लोग ये नहीं समझते कि हर किसी का बॉडी टाइप अलग होता है, हर किसी की अलग अलग न्यूट्रिशन की जरूरत होती है, और लोग उसको ब्लाइंडली फॉलो कर लेते हैं। किसी के लिए वो अच्छा इंप्लीमेंट हो जाता है, किसी के लिए वो दिक्कत दे देता है। मतलब मेन मेन इश्यू वही है ना कि एआई जो है वो वो क्या है कि वो डॉक्टर्स की हेल्प करने के लिए, वो रिप्लेस करने के लिए नहीं है। पहले वो करेक्ट। चीज लोगों को समझना पड़ेगा। वो एआई के प्रोग्राम्स इसलिए है कि जहां डॉक्टर्स नहीं पहुंच पा रहे हैं वहां पे आपको हेल्प मिले। करेक्ट। आप उसको रिप्लेस, अभी डॉक्टर अवेलेबल है आपके साथ सामने और आप एआई का हेल्प लेके उसकी हेल्थ टिप्स फॉलो कर रहे हो, और फिर कुछ भी जाके आगे जाके प्रॉब्लम होगा, आप ब्लेम किसको करोगे? हाँ, ठीक है ना। किसी आप को कोई आप ऑप्शन नहीं है आप आपके पास। आप जा रहे हो डॉक्टर के पास में, चलो आपने एक गोली खा ली और उसका आपको रिएक्शन आ गया और इचिंग स्टार्ट हो गया। हाँ, ठीक है ना। तो इचिंग स्टार्ट हो गया तो वो आपको डॉक्टर से अब वापस मिलो, डॉक्टर बोलेगा नहीं ठीक है इसका एलर्जिक रिएक्शन आया है, इसके लिए अपने को ये मेडिसिन चेंज कर लेते हैं और ये कर सकते हैं। हाँ, अभी एआई को आप क्या बोलने जाओगे? हाँ। और एआई में कोई रिस्पॉन्सिबल भी हाँ, नहीं है, आप हाँ, किसी को कुछ हाँ। मैं वही बोल रहा जिम्मेदार हूँ ना नहीं कि कर सकते मतलब हैं। वो आपको गाइड कर सकते हैं उस लेवल तक कि जहाँ पे डॉक्टर्स नहीं अवेलेबल है। करेक्ट। वो रिप्लेस करने के लिए नहीं है डॉक्टर्स को, वो सिर्फ असिस्टेंस के लिए है। एआई जो है वो मेडिकल फील्ड में भी काफी हेल्पफुल है। हम लोग कभी ऐसे टेक्नोलॉजी को हम लोग कभी ना नहीं बोल रहे कि मतलब टेक्नोलॉजी आ ही जाएगी तो डॉक्टर्स रिप्लेस हो जाने वाले, ऐसा होने ही नहीं वाला है। क्योंकि इतने साल आपने पढ़ाई की है तो वो चीज जो है, मतलब हमारे लिए एज अ सर्जन तो क्या रहता है कि हर एक केस अलग है, हर एक करेक्ट। का बॉडी अलग है, बॉडी की एनाटॉमी अलग है, फिजियोलॉजी अलग है, हर एक पेशेंट पोस्ट ऑपरेटिवली अलग तरीके से बिहेव करता है। तो हमें मालूम है ना कि इतने साल हमने काम किया है, तब जाके हमने भी ये सब चीजें नोटिस की है कि ये इंडिविजुअल में ये चीज भी हो सकती है, इसमें ये भी हो सकती है, तो इसको ऐसे ट्रीट करना है। तो वो एक्सपीरियंस लेने के लिए ही हमने ये 6-6 7-7 दिन नहीं सोए हैं, नहीं नहाए हैं। हाँ, ठीक है ना। तो वो सब चीजें जो है वो विथ एक्सपीरियंस ही आती है, विथ नॉलेज ही आती है। बुक्स रीड किए हैं तभी मालूम चलेगा अपने को। एआई ने भी बुक्स देखे हैं पर वो आपको एज अ पर्सनल लेवल पे नहीं जज कर सकता। वो उसको इन एज अ डिटेल नहीं जनरलाइज, पता। हाँ वो जनरलाइज्ड आपको इंफॉर्मेशन देगा कि ये चीज भी हो सकती है, वो भी हो सकती है, और आपके में काम कर गई तो ठीक है, नहीं करी तो फिर वो अलग साइड चीज है। इफेक्ट है। हाँ। आपने एआई के बारे में इतनी बात की, तो अभी जो सर्जरी के अंदर एआई और रोबोटिक इतना आ रहा है, तो इन फ्यूचर वो क्या चीजें लेकर आएगा, उससे क्या सर्जरी कितनी इंप्रूव हो सकती है, या फिर क्या बेटरमेंट हो सकता है, उसके बारे में कुछ बताएंगे? मतलब एआई और रोबोट्स जो है वो प्रिसीजन लाने के लिए है मेन सर्जरी में,
क्योंकि सर्जरी में काफ़ी इंस्ट्रूमेंट्स ऐसे हैं कि जो डीप कैविटी में काम नहीं कर सकते, तो ओके। उसके लिए रोबोट्स बने हैं हम्म। कि मान लो कि प्रोस्टेटेक्टोमी एक ऐसा सर्जरी है कि जिसके अंदर अपने को कैविटी के अंदर काम करना है, मेरे को यहाँ से काम करना है, दूरबीन डाल के काम करना है यहाँ पे। हम्म। तो ये जो पूरा खड्डे के अंदर जाके हम्म। मुझे काम करना है, वहां टाँके मारने हैं, वो सब चीजें करनी है, तो वो प्रॉपर तरीके से हो सके, प्रिसीजन से हो सके, ब्लड लॉस कम हो, वो सब चीजें इंप्रूव करने के लिए रोबोट इन्वेंट हुआ है। ओके। ठीक है ना। मतलब उससे ऐसा नहीं है कि वो सर्जन घर पे बैठ जाएगा, हाँ। वो करना तो सर्जन को ही है। हाँ, वो कुछ रोबोट अपने आप तो नहीं कर पाएगा, उसको गाइड तो क्योंकि सर्जन ही करेगा। हाँ, क्योंकि चलो रोबोट को सारा चलो दे दिया, अभी हम्म। बीच में आपने शायद सुना होगा चाइना में या कहीं पे एक डायरेक्ट रोबोट ने एक कोलिसिस्टेक्टोमी किया या ऐसा कुछ था, आया था पेपर में। पर वो 50% या 60% में पॉसिबल है, अभी 40% में जिसमें एबरंट एनोमली कुछ आया, ठीक है ना, कि जिसमें वो नॉर्मल एनाटॉमी से कुछ अलग चीज है बॉडी के अंदर, हाँ, और उसने वो चीज को काट दिया, तो कितनी बड़ी दिक्कत हो सकती है। हाँ, तो मेन वही चीज है ना कि वो रिप्लेसेबल नहीं है ये सब चीजें। मतलब सर्जन को आप रिप्लेस नहीं कर सकते, डॉक्टर को रिप्लेस नहीं कर सकते, वो आपको हेल्प कर सकता है, आपका काम जो है वो इम्प्रूव करने में हेल्प कर सकता है, आपका टाइम प्रिजर्व करने में हेल्प कर सकता है, प्रिसीजन लाने में हेल्प कर सकता है, ब्लड लॉस कम करने में हेल्प कर सकता है, ये सब चीजों में हेल्प करता है। एक जो अभी यंग एस्पिरेंट है जो आगे जाके सर्जर बनना चाहता है, तो ऐसी कौन सी स्किल्स है जो उसको अभी डेवलप करनी चाहिए ताकि आगे जाके उनको करियर में बहुत ज्यादा हेल्प करेगी? मेरा ऐसा मानना है कि किसी भी यंग लड़के को या लड़की को कुछ भी पैशनेट चीज करनी है, तो उसके लिए उसको डिसिप्लिन और हार्डवर्क लगेगा। ठीक है करेक्ट ना? है। मतलब आप कोई भी फील्ड पकड़ लो, ऐसा हाँ। नहीं है कि सर्जरी ही, पर कोई भी फील्ड पकड़ लो कि जिसमें उसको आगे बढ़ना है और अच्छा काम करना है। ठीक है ना। मतलब अभी कैसा है कि मतलब आप इंजीनियरिंग में जाओगे तो कैसा रहता है कि मतलब चलो ठीक है, ये कर लिया, एक महीने पहले पढ़ लेंगे, पास तो हो ही जाएंगे, ऐसा है हाँ। वैसा है, तो वो सब चल जाता है। पर आपको बाहर निकल के पहले ही दिन जो काम दे दूंगा मैं, हाँ, आप कर पाओगे? नहीं कर पाएंगे। नहीं कर पाओगे ना। तो वो चीज डेवलप करनी चाहिए हर एक चीज, हर एक आदमी को, कि मैं यहाँ से बाहर निकल रहा हूँ और जब मैं प्रैक्टिकल सिनारियोस में जाऊंगा तो वो चीज मैं कैसे हैंडल कर पाऊंगा। मेरे को एक वैल्यू मिलनी चाहिए जो मैं हाँ, सीख रहा हूँ उस हाँ। चीज की। और नॉर्मली क्या रहता है, चलो अभी एमबीबीएस कर लिया, हाँ। एमबीबीएस कर लिया, दूसरे दिन से आपका इंटर्नशिप चालू हो जाता है। ठीक है ना। तो इंटर्नशिप का मतलब क्या रहता है कि वहाँ पे कंसल्टेंट्स बैठे हुए होते हैं, आप वो आपको उनके साथ में बैठना है, देखना है कि वो क्या क्या कैसे पेशेंट चेक कर रहे हैं, हम्म। वो कैसे ट्रीटमेंट दे रहे हैं, कैसे चेक करते हैं, कैसे ट्रीटमेंट कर रहे हैं, वो सब चीज़ें आपको देखना है, वो उसका नाम इंटर्नशिप है। अभी वो इंटर्नशिप हो गया तो दूसरे दिन से, इंटर्नशिप करने के बाद से आप खुद पेशेंट को चेक कर पाओगे, ट्रीटमेंट दे पाओगे, उतना आपको, आप क्वालिफाइड हो चुके हो कि नहीं, वो आपके लिए प्रॉपर इंटर्नशिप या प्रॉपर एमबीबीएस किया हुआ गिनाएगा। और वो करने के लिए आपको ध्यान देना पड़ेगा, डेडिकेशन करेक्ट है। लगाना पड़ेगा, आपको डिसिप्लिन रखना पड़ेगा, सुबह 9 बजे हर रोज ओपीडी में जाना पड़ेगा, ओटी के टाइम पे ओटी पे जाना पड़ेगा। मतलब मैं आपके जो अभी कन्वर्सेशन हुई उसके अंदर मैं अगर 2 पॉइंट सबसे अच्छा समझूं, तो एक की जो आपको इंटर्नशिप होती है ना, उसको एक अथॉरिटी के साथ आपको करनी चाहिए कि भाई ये भले इसमें मेरे को कुछ इतना ज्यादा मिल नहीं रहा या फिर कुछ नहीं हो रहा, बट उससे मेरे को इतना सीखना है कि आगे जाकर मेरे को अगर कोई चीज सर्जरी मेरे को खुद करनी पड़े, मेरे को कहीं दिक्कत नहीं है, मेरे को वो चीज आनी चाहिए। और अगर मैं कोई जॉब या फिर कुछ भी कर रहा हूँ तो वहां पे एक मेरे को ये इस इंटर्नशिप के थ्रू एक अच्छी वैल्यू, एक अच्छा पैकेज मिल सके, वो उतना मेरे को रेडी होना रेडी चाहिए। होना चाहिए। एक चीज मेरे को आप ये बताइए कि आपने जो इंटर्नशिप जॉब ये की और एक अभी आज एक इतनी बड़ी आप सत्वा हॉस्पिटल रन कर रहे हो, दोनों में क्या डिफरेंस है और क्या चैलेंजेस ज्यादा आते हैं? नॉर्मली क्या रहता है कि डॉक्टर्स जो होते हैं ना, वो उनको पहले तो कोई बिजनेस चलाना नहीं आता है। क्योंकि ऐसा कोई सब्जेक्ट आता नहीं है हमारी स्टडी हाँ। में, तो हमें तो सिर्फ इतना आता है कि पेशेंट को देखना है, चेक करना है और उसको ट्रीट करना है, और वो ठीक होके जाए, वो अपना काम है। ठीक है ना। हॉस्पिटल रन करना मतलब वो आपको एक बहुत बड़ा काम है, मतलब वो जो है वो आपको एक एज अ बिजनेस देखना पड़ता है, बिजनेस ओनर, एंटरप्रेन्योर देखना पड़ता है। एंटरप्रेन्योर देखना पड़ता है वो चीज़ को। मतलब
उसमें क्या है कि आपको मैनेजमेंट से लेके वो आपका हाउसकीपिंग का स्टाफ आया है कि नहीं, नीचे लिफ्ट वाला आया है कि नहीं, सिक्योरिटी गार्ड आया है कि नहीं, वो सब कुछ चीज़ें मैटर करती है। करेक्ट है। ठीक है ना। अभी मेरा जो हॉस्पिटल है वो ऑलमोस्ट 70 बेड का हॉस्पिटल है, तो वहाँ पे एक आदमी भी कम आता है तो मेरा काम जो है वो रुक जाता रुक है। जाता है। और वो मुझे आधी रात को भी फोन आएगा तो मेरे को उठाना ही पड़ेगा, करेक्ट है। कि एट द लास्ट तो आई एम द रिस्पॉन्सिबल। रिस्पॉन्सिबल पर्सन। यस। ठीक है ना। तो मतलब वो चीज़ जो है वो आपको बहुत ज़्यादा सीखने को मिलती है एज अ हॉस्पिटल ओनर, कि ये सब चीज़ें जो है वो हमने कभी एक्सपीरियंस भी नहीं की होती है ड्यूरिंग आवर जर्नी एमबीबीएस में, एमएस में। और ये जो चीज़ है वो पूरी अलग ही चीज़ है, कि हमने तो कोई एमबीए भी नहीं किया है कि हमें कुछ मैनेजमेंट कोई सिखा दे आगे। मतलब करेक्ट है। ये सब काफ़ी सारे चैलेंजेस है हमारे लिए भी नए, कि ऑलमोस्ट अभी 4 साल कंप्लीट हुए हैं, पाँच फिफ्थ अभी चालू हुआ है हमारा, और तभी भी हम लोग थोड़ा बहुत तो स्ट्रगल करते ही है मैनेजमेंट में। वो मतलब आई गेस ये कंटिन्यूस प्रोसेस कंटिन्यूस है प्रोसेस है और कि वो चलता रहता है। मतलब वो जो चीज़ है वो एज अ पार्ट ऑफ लाइफ आपको हाँ, ले लेना है, और वो कंटिन्यूसली उसमें इम्प्रूवमेंट लाते रहना पड़ेगा। पार्ट ऑफ द प्रोसेस है। चैलेंजेस आएंगे, आप सॉल्व करते जाओ, सॉल्व आगे करते बढ़ते जाओ बस। जाओ। सर, अभी हमने आपके प्रोफेशनल लाइफ के बारे में काफ़ी डिस्कस किया। अब मैं थोड़ा सा आपके पर्सनल लाइफ के बारे में डिस्कस करना चाहूँगा। आप मैम से कहाँ मिले, कैसे? जितना मुझे आइडिया, आप दोनों की लव मैरिज हुई है, तो वो प्रोसेस, वो क्या एक सिनेरियो था, उसके बारे में थोड़ा कुछ बताइए। मतलब मैम और मैं, हम लोग मिले थे फर्स्ट ईयर एमबीबीएस में। मतलब हमारा बेचिस जो होते थे, हमारे नॉर्मली 4 बेचिस होते हैं 25-25 स्टूडेंट्स के, और लास्ट जो बेच था वो हम लोग सेम बेच में थे। तो मतलब एक दूसरे से मतलब ऐसे बातचीत होती थी, नॉर्मल मिलते रहते थे। फिर पहले उतना ज़्यादा कुछ था नहीं, सिर्फ एज अ फ्रेंड घूमते थे, मिलते थे, और स्टडीज़ में काफ़ी एक दूसरे को हेल्प करते थे। रहने का भी नज़दीक में था तो बुक्स एक्सचेंज होती थी, वो सब होता था। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम गया, थर्ड ईयर के आसपास आए तो दोनों, मतलब मुझे पहले थोड़ा सा उनके बारे में थोड़ा फीलिंग हुआ। फिर मैंने उनको बोला, अप्रोच किया। फिर पहले तो उन्होंने ना बोला कि नहीं नहीं पॉसिबल है, ऐसा है वैसा है। तो भी मैंने लगे रहे अपने, तो अपना तो पहले से ही ऐसा था कि नहीं, ठान लिया तो करना ही है। लगे रहे, 1 साल तक लगे रहे उसके पीछे। फिर जाके फाइनल ईयर में मैडम ने हाँ बोला। फिर घर पे बात की, घर पे भी सबने राजी कर दिया, और फिर डिसाइड हो गया कि मतलब करेंगे मैरिज। पर ऑलमोस्ट हम लोग आफ्टर एमबीबीएस भी, मतलब मेरा एमएस खत्म हुआ, उसका एमडी खत्म हुआ, उसके बाद में हमने शादी की। ऑलमोस्ट 4-5 साल हम लोग रिलेशन में रहे, मंगनी हो चुकी थी, फिर शादी ऑलमोस्ट हमारा 2013 में हुआ। ओके। ये जर्नी में मतलब जैसे जितना मैंने समझा कि जब आपकी स्टडीज चल रही थी, तब आप जरा भी डिस्ट्रैक्शन अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, Yeah. आपको पूरा टाइम लगे रहना है। तो ये चीज ने कभी डिस्ट्रैक्शन में नहीं आया? मतलब ऐसा डिस्ट्रैक्शन नहीं होता था, क्योंकि इसमें क्या था कि एमबीबीएस था तो उस टाइम पे वैसे भी दोनों का प्रायोरिटी सेम था, कि हाँ। दोनों को पहले इसमें से कोई भी तरीके से निकलना है, अच्छे मार्क्स लाने हैं। और वो एक बार कंप्लीट हुआ, फिर उसका डिसाइडेड था कि गायनेक करना है या फिर पैथो करना है, और मेरा डिसाइडेड था कि सर्जरी ही करना है अपने को। तो दोनों का पूरा टारगेट अलग था, तो वो दोनों अपने अपने तरह से पढ़ रहे थे, और मतलब दोनों ने एक दूसरे की जर्नी में हेल्प की। क्योंकि इसमें क्या रहता है कि आप एक दूसरे के साथ अटैच हो, उसका मतलब वैसा नहीं है कि आप एक दूसरे को डिस्ट्रैक्ट करो। करेक्ट क्योंकि है। मेन क्या रहता है कि अभी मेरा फर्स्ट ईयर था, तो उसका रीडिंग टाइम चल रहा था, तो उस टाइम पे उसको टाइम मिलता था तो वो मेरे लिए टिफिन लेके आती थी। कुछ कपड़े वपड़े देने हो तो वो दे जाती थी, ऐसा कुछ रहता कि वो क्योंकि लाइब्रेरी में पढ़ने आती थी। हाँ। तो वैसा ही उसका टाइम था फर्स्ट ईयर का, तो मैं, मेरा सेकंड ईयर था तो मुझे थोड़ा टाइम मिलता था तो मैं उसकी हेल्प कर देता था। उसकी बर्थडे के दिन केक लेके जाता था, ये सब करते थे। तो मतलब वैसे और कोई इश्यू कभी आया नहीं, कभी एक दूसरे की वजह से डिस्ट्रैक्शन या ऐसा कुछ आया नहीं। और ऑलमोस्ट हम लोग एक दूसरे को 2004 से जानते हैं, तो तब से मतलब उतना एक दूसरे को अंडरस्टैंड करते हैं कि मतलब अप्स एंड डाउन्स में एक दूसरे को हेल्प कर लेते हैं, दूसरे को सपोर्ट दे देते हैं। और मेरी तो हर एक
चीज़ में वो मुझे बहुत हेल्प करती है। मतलब शायद मैं उतना उसको नहीं हेल्प कर पाता, पर वो मतलब वो शायद नहीं हो तो मेरा तो 90% काम अटक जाता है। ऐसा ही है, मतलब वो अपने घर भी जाती है तो मेरा टिफिन और वो सब जो है वो इम्बैलेंस हो जाता है सब कुछ मतलब वो मैनेज करके जाती है। कि भाई मेक मतलब श्योर करते हैं हाँ, कि ये कि हो जाए, मतलब वो हाँ उसको ऑर्डर करना है ऑर्डर कर दे, घर से बना के रेडी कर भिजवाते हैं। दे या फिर किसी के साथ भिजवा दे, वो सब उसको ही मैनेज करना है, वो उसको मालूम है, मतलब वो कर ही लेती है, एनी हाउ वो कर देती है। आई गेस मतलब आप लोग का रिलेशन एक मैच्योर रिलेशनशिप या था हाँ जिसके हाँ। अंदर आई वाटर यू यू वाटर मी, आप ग्रो हो मैं भी ग्रो होता, उस फेस पे आप पूरा बिलीव करते थे। और अभी भी वैसा ही है, मतलब अभी भी हम दोनों एक दूसरे को उतना ही सपोर्ट करते हैं। उसका भी लैब का कुछ भी रहता है तो मैं वहाँ जाता ही हूँ। उनके स्टाफ भी कुछ भी रहता है, कोई भी फंक्शन रहता है, उनका एनिवर्सरी रहता है तो वो मुझे फ़ोन करते हैं सामने से, वो लोग कि सर आप आओ। मतलब वो पहले से ही ऐसा ही है, मतलब 2016 में उस हमने जब लैब स्टार्ट किया था उसका, तब से यही प्रोसेस चल रहा है, तो वो कंटिन्यू ही है, मुझे कुछ एक्स्ट्रा कुछ करना ही नहीं पड़ता है उसके अंदर। आपने जो भी सक्सेस अभी अचीव की है उसमें आई गेस एक मेजर इम्पैक्ट है मैम का कि उन्होंने आपको बहुत सपोर्ट किया है। एक जो बोलते हैं ना, जब अपने खुद पे डाउट करते हैं तो कोई अपने में बिलीव करता है, तो एक अपने को एक्स्ट्रा पुश मिलता है, वो आपको मैम के थ्रू मिला है। यस, मतलब वही वो जब ये चीज़ जो है वो मेरी फिटनेस जर्नी में बहुत ज़्यादा वो इम्प्लीमेंट करती है। मतलब जब 130 पे था तब मुझे भी खुद पे डाउट होता था कि मैं कैसे कर पाऊंगा ये सब चीज़ें, और ऑलमोस्ट विद इन 6 मंथ्स में मेरा वेट 80 ऑलमोस्ट, मतलब मैंने ऑलमोस्ट 6 महीने के अंदर ही मेरा 40-50 किलो वेट मैंने कम कर लिया था। पर मैंने बोला ना कि वो टाइम पे वैसा वैसा था कि मतलब मैं वो सब चीज़ें जो करता था वो ज़्यादा लंबा टाइम सस्टेन नहीं हो पाती। हम्म। तो वो धीरे धीरे करके मॉडिफाई होती रही, वो सब चेंजेस होते रहे और वो अभी तक चल रहा है। सर मैं अपनी पूरी कन्वर्सेशन को एक चीज से कंक्लूड करना चाहूंगा कि जो आपने लाइफ में इतना सेक्रीफाइस किया, इतना डेडिकेशन दिया इस फील्ड को, आज वो इनकम रेशियो में जस्टिफाई कर पाता है, मतलब इतनी इस फील्ड से हम इनकम जनरेट कर पाते हैं। आह, जो आपका खुद का हॉस्पिटल है तो यस, तो ओके। आप कर पाते हो, ठीक है ना। पर एज अ जनरल सर्जन आपको दौड़ना ज़्यादा पड़ता है, जो आपका हॉस्पिटल नहीं है तो मतलब आपको पूरे दिन सुबह से लेके शाम तक मल्टीपल जगह पे जाना पड़ेगा, ऑपरेट करना पड़ेगा, वो हेडेक लेना पड़ेगा। और वही है कि वो आपको मेंटल सेटिस्फेक्शन भी बहुत बड़ी चीज़ है कि मतलब वो आप कहाँ पे आ रहा है, वो हम्म। आपका माइंड कहाँ तक सेट है कि मतलब ये लेवल बस 4 लाख 3 लाख 5 लाख, वो क्या लेवल है वो आपको खुद डिसाइड करना पड़ेगा आपका, हम्म। ठीक है ना। मतलब वो हर एक के लिए अलग हो सकता है, ठीक है ना। हर किसी के सक्सेस का एक हाँ पैरामीटर अलग हाँ, हो सकता है। पैरामीटर अलग हो सकता है और उसके हिसाब से उसको वर्क करना पड़ेगा। पर ऐसा हम पकड़ के चल सकते हैं कि मतलब एज अ हॉस्पिटल ओनर यू कैन मेक गुड अमाउंट ऑफ मनी। मतलब उसमें मतलब फिर आप आपका लाइफस्टाइल कैसा सेट कर रहे हो, क्या है, वो सब चीज़ें इंपॉर्टेंट रहती है, और आपकी मेंटल प्रायोरिटीज़ क्या है, आपकी मेंटल स्टेबिलिटी कितनी है, हम्म। आप अभी भी ग्रो करना चाह रहे हो नहीं करना चाह रहे हो, वो उसके ऊपर भी काफ़ी सारी चीज़ें डिपेंडेंट रहती है। आपका अगर मैं पूछूं कि 5 ईयर गोल प्लान क्या है, तो आप क्या बताएंगे? मतलब 5 ईयर गोल प्लान मेरा वही है कि जो अभी जो मेरा सत्व हॉस्पिटल है वो जो है वो फुल मैक्सिमम स्पीड पे चले। अभी भी हम लोग जो है वो हमारे पोटेंशियल से सिर्फ 30-40% पे काम कर रहे हैं। ओके। क्योंकि मेन क्या रहता है कि ये जो है ना, ये अभी पहले हॉस्पिटल्स जो बिजनेस था ना वो सिर्फ कैसा था कि केयर, क्रिटिकल केयर और ट्रीटमेंट ड्रिवन पूरा हम्म। था। अभी क्या है, ये एक सर्विस है। हम्म। सर्विस में अभी पेशेंट जो है ना वो सब कुछ देखते हैं, मतलब वो रूम कैसे है वो भी देखते हैं, ट्रीटमेंट कैसी प्रोवाइड कर रहे हो वो भी देख रहे हैं, डॉक्टर्स कैसे है वो भी देख रहे हैं, स्टाफ कैसे है वो भी देख रहे हैं, इवन टॉयलेट बाथरूम भी देख रहे हैं, हाँ। ठीक है ना। तो वो बंदा जब भी एडमिट होगा तो वो अभी भी हमारे हॉस्पिटल में काफ़ी सारे पेशेंट्स ऐसे ऐसे आते हैं कि जो सूट रूम अवेलेबल नहीं है तो नहीं एडमिट होंगे वो। तो मतलब ये सब चीज़ें कैसी है कि अभी भी हम लोग जो है वो 30-40% पोटेंशियल पे काम कर रहे हैं, कि मतलब हमारा अभी तक मैक्सिमम पोटेंशियल नहीं आया है। तो समझ गए। मैक्सिमम पोटेंशियल पे हम लोग मेरा गोल अभी यही है कि डाउन द लाइन 5 ईयर्स
मैक्सिमम पोटेंशियल पे काम करे, कि मतलब जो 70 बेड्स है वो 70 बेड्स पूरे ऑक्यूपाइड रहे, और मोर देन 120 सर्जरीज पर मंथ। मतलब ये कन्वर्सेशन में को इतना पता चला कि आज के टाइम पे पेशेंट सिर्फ ट्रीटमेंट के लिए नहीं आता, उसको अपना एक्सपीरियंस भी पूरा परफेक्ट चाहिए, उसमें वो कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना पसंद करता, उसको हर एक चीज अप टू द मार्क चाहिए। सर हम लोग ये पॉडकास्ट को एक रैपिड फायर के साथ कंक्लूड करेंगे। मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा, उसको आपको मेरे को एकदम फास्ट एंड जो भी आपके तुरंत माइंड में आए आपको उसके हिसाब से आंसर करना है, करेक्ट? तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सर्जरी को आप कैसे देखते हो? एज अ पैशन देखते हो, एज अ प्रेशर देखते हो? पैशन। ओके। एआई को एज असिस्टेंट या फिर कंपटीशन? असिस्टेंट। ओके। इमरजेंसी कॉल एट 2 AM फ्रस्ट्रेशन है या फिर ड्यूटी है? मतलब वो करना ही है, वो कोई मतलब एक्सक्यूज नहीं है, मतलब जो मेरे बगैर काम नहीं चल रहा है तो फिर मुझे जाना ही है। ओके। वर्क लाइफ बैलेंस पॉसिबल है या फिर एक मिथ है? नहीं, पॉसिबल है। ओके। फिटनेस के लिए सबसे ज्यादा क्या चाहिए, डिसिप्लिन या फिर मोटिवेशन? डिसिप्लिन एंड कंसिस्टेंसी, दोनों ओके। चीज चाहिए अपने। ओके। सक्सेस को आप किस पैरामीटर पे जज करते हैं, इम्पैक्ट पे या फिर इनकम पे? इम्पैक्ट पे। मतलब मेरा मानना ऐसा है कि सक्सेस जो है वो दो तरीके से मेजर होती है, कि आपको लोग कैसे देख रहे हैं एट द पॉइंट ऑफ टाइम, और आपका मेंटल सेटिस्फेक्शन आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ओके। ये दो चीजें काफी इंपॉर्टेंट। ओके। आप स्ट्रेस रिलीफ के लिए जिम प्रेफर करते हैं कि स्लीप? स्लीप। ओके। आज के टाइम पे जो यंग डॉक्टर है वो फोकस्ड है या फिर डिस्ट्रैक्टेड है? मतलब दोनों तरीके के लोग हैं, मतलब जो मेजोरिटी? मेजोरिटी, मतलब आप मेजोरिटी ऐसा नहीं बोल सकते, पर 60-40 है अभी भी। ऐसा नहीं है कि सभी डिस्ट्रैक्टेड है, पर 60-65 जैसा डिस्ट्रैक्शन है अभी भी। ओके। और कैसा है कि अभी की यंग जनरेशन में यहाँ पे MBBS MS सभी जगह पे ऐसा है कि हॉस्टल कल्चर बहुत खराब है। मतलब यहाँ पे MBBS में जब लड़का आता है, मतलब मैं तो सूरत की, ये डार्क रियलिटी है, शायद आपको नहीं मालूम होगा ये सब चीज़ें, पर ड्रग्स बहुत कॉमन है MBBS सूरत में? कॉलेज में। हाँ, सूरत में बहुत कॉमन है। मतलब फर्स्ट ईयर MBBS जब आता है और वो हॉस्टल में रहता है, तो वो दूसरे तीसरे महीने से ड्रग्स लेता है। मतलब इतना कॉमन है। और लड़के तो ठीक, लड़कियां क्या मतलब बात कर रहे इतना कॉमन है। और वो कल्चर, मतलब मुझे उतना समझ में नहीं आता है, पर जब हम पढ़ते थे तब ऐसा नहीं था। हो? ये लास्ट 3-4 सालों से काफी ज्यादा है। ऐसे और क्या क्या मतलब डार्क रियलिटी है जो एमबीबीएस फील्ड में आ रहे हैं, नॉट इन सिर्फ सर्जरी, हर फील्ड में? मतलब हमारे टाइम पे कैसा था कि रैगिंग होती थी। हम्म। रैगिंग इट्स अ पार्ट, मतलब MBBS में आप एंटर होते हो तो रैगिंग होती है, पर नॉर्मल रैगिंग, मतलब ये चलो मुर्गा बना लिया, या फिर सॉन्ग गाने को बोल दिया, डांस टी करने को शर्ट बोल का दिया। निकालने को बोल दिया, डांस करने को बोल दिया, लड़की को प्रपोज करने को बोल दिया, हाँ। किसी को चाटा मारने को बोल दिया। ये मतलब ये नॉर्मल सब चीजें हम्म। होती थी। पर ऐसा कुछ मारा मारी या ऐसा कुछ नहीं होता था हम्म। बहुत ज्यादा, कि मतलब कोई सीनियर आपको फटकारेगा या मारेगा, ऐसा कुछ नहीं होता था हमारे टाइम पर। अभी जो सबसे जो मतलब ये जो है ना, अल्कोहल और ड्रग्स, वो बहुत ज्यादा है। मतलब जब से मैं ये ट्रांजिशन जब से नोट कर रहा हूँ, वो तब से नोट कर रहा हूँ कि जब से लोकल लेवल सीट्स कम होके जो ऑल इंडिया सीट्स जब से हुआ है, हाँ। तब से ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा हो गई है। मतलब ओके। ऑलमोस्ट हमारे टाइम पे वैसा था कि 100 में से 85% सीट्स जो थी वो लोकल थी स्मीमेर में। तो उस टाइम पे उतना ज़्यादा ये सब चीज़ें नहीं था, लोकल लोग ज़्यादा थे। तो पर ये जब से ये ऑल इंडिया लेवल पे ये पूरा जब से काउंसलिंग होता है, तब से ये सब चीज़ें काफ़ी ज़्यादा है। ओके। और मैं मतलब आज के टाइम पे है ना, ये डिस्ट्रैक्शन में मेल फीमेल वाला जो ये बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाला ट्रेंड है, ये भी आई गेस एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट करता है। वो तो मतलब वो तो सालों से है, बट पर आज के मतलब टाइम में लोग उसमें बहुत ज्यादा मतलब अपना टाइम ज्यादा इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि पहले के टाइम में ना एक ट्रस्ट रहता था, आज के टाइम में वो ट्रस्ट नहीं मिलता इतना इजीली। मेन जो अभी का मेंटालिटी जो है यूथ का, वही थोड़ा सा डिफरेंट है। मतलब जो अभी जेन जी जो आ रहे हैं, उनका मेंटालिटी थोड़ा सा डिफरेंट है। मतलब वो अपने को थोड़ा सा अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि वो उतना मैच्योर वो लड़के को भी रहना पड़ेगा और लड़की को भी रहना पड़ेगा, कि आप उतने ज्यादा इन्वॉल्व नहीं हो। मतलब दोनों चीज को बैलेंस करवा के चलो। सर आज हमने सिर्फ सर्जरी के बारे में बात नहीं की,
हमने एक फिटनेस के बारे में बात की, वर्क लाइफ के बारे में बात की, हमने कैसे आप लाइफ में आगे बढ़ सकते हो, डेडिकेशन, कंसिस्टेंसी की इंपॉर्टेंस क्या है उसके ऊपर हमने बात की। हमने बात की कि आप अगर एज अ सर्जन या फिर एज अ डॉक्टर एक बिजनेस रन करते हो तो क्या क्या चीज़ें आती है। तो अगर आप इन सब चीज़ को कोई एक सेंटेंस के साथ कंक्लूड करना चाहोगे तो वो सेंटेंस क्या होगा? मतलब किसी को भी जो अपनी लाइफ में सक्सेसफुल होना है या फिर ग्रो करना है, तो उसको डिसिप्लिन और हार्डवर्क के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है ना? मतलब ऐसा कोई शॉर्टकट कहीं पे भी नहीं है कि मतलब मैं ये कर लूंगा तो मुझे ये जल्दी मिल जो जाएगा। आज की जनरेशन में लोगों को बहुत ज्यादा हाँ, मिथ है कि भाई हाँ, शॉर्टकट है, ये अप्लाई शॉर्टकट, करो और हाँ। हम सक्सेसफुल हो मतलब जाएंगे। ऐसा कोई भी शॉर्टकट नहीं है कि मैं सर्जरी जो है वो 3 साल की जगह पे 3 महीने में सीख जाऊंगा। ठीक है ना? जो 3 साल बनाए हैं वो उसी क्राइटेरिया से बनाए हैं कि वो आपको पूरा निचोड़ ले और आप में से पूरा रस बाहर निकाले कि जो आपको अच्छा सर्जन बना सके। करेक्ट। ठीक है ना? वो 6-6 7-7 दिन नहीं नहाना, नहीं सोना, वो हमें निचोना था कि वो हमारे में से वो मेंटल टफनेस बाहर निकले, और वो मेंटल टफनेस ही वो आपका कैरेक्टर डिसाइड कर सकती है। ठीक है ना? शायद मैंने भी वो टाइम पे उतना काम नहीं किया होता तो शायद मैं भी ये लेवल पे नहीं होता। करेक्ट करेक्ट। ठीक है ना? मैंने भी उतना हार्डवर्क नहीं किया होता, उतना डेडिकेटेडली काम नहीं किया होता तो शायद मैं भी ये लेवल पे नहीं होता। मतलब जो भी ऐसे भी आसानी से मिली चीज जो होती है ना, वो वैसे भी लंबा टाइम सस्टेन नहीं कर पाती। तो वो सक्सेस को आपको टिकाने रखने में और अचीव करने के दोनों के लिए आपको डेडिकेशन और हार्डवर्क तो लगने ही वाला है, और उसके लिए डिसिप्लिन बहुत जरूरी है। सर, ये अपने लास्ट 1.5 जो भी अपने ड्यूरेशन के अंदर कन्वर्सेशन हुई उसके अंदर मैंने आपसे जो जो चीज़ें सीखी मैं आपको वो बताता हूँ कि सेक्रीफाइस लाइफ में इंपॉर्टेंट है, आपको देना पड़ेगा। आपको डेडिकेटेड और कंसिस्टेंसी को कभी भी इग्नोर नहीं कर सकते, आपको फुल इसको इंपॉर्टेंस देनी पड़ेगी। फिटनेस की लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंस है, आपको फिटनेस आज नहीं तो कल होना ही पड़ेगा अगर आपको एक लंबा और एक हेल्दी जीवन जीना है तो। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो मतलब मैंने आपसे सीखी कि आपकी मेंटल हेल्थ, आपकी मेंटेलिटी ही डिसाइड करेगी कि आप कैसे इंसान हो, आप क्या अचीव करते हो, आप लाइफ में सक्सेस होगे या फिर आपको फेलियर मिलेगा। ये सब चीज आपके मेंटेलिटी के ऊपर ही डिपेंड करती है। सो थैंक यू सो मच सर, आप आए, आज आपने हमें इतनी वैल्यूएबल लेसन्स दिए, इतनी अच्छी आपकी जर्नी हमें बताई। सो थैंक यू सो मच। मैं जरूर चाहूंगा कि हम लोग एक बार वापस कभी बैठे और इस चीज के ऊपर और ज्यादा डिस्कस करें। बट तब तक के लिए आप कुछ हमारी ऑडियंस को कहना चाहेंगे या फिर कुछ एक मैसेज आप उन्हें देना चाहेंगे तो? मतलब मेरी तरफ से सबको सिर्फ इतना ही कहना है कि मतलब कोई चीज इतना डिफिकल्ट नहीं होता है लाइफ में, कुछ भी आप अचीव कर सकते हो, बस आपको लगे रहना पड़ेगा उसके लिए, और इतना लगे रहना पड़ेगा कि जब तक वो अचीव नहीं हो जाता है आपको नहीं बैठना है। तो उसके लिए आपको डिसिप्लिन रखना पड़ेगा, कंसिस्टेंटली काम करते रहना पड़ेगा, कोई भी फील्ड हो। मतलब मैं सिर्फ एज अ सर्जन या एज अ डॉक्टर बात नहीं कर रहा हूँ, ये कोई भी चीज़। मतलब आपकी सोच लो कि मतलब 130 140 किलो का बंदा 70 किलो पे बैठा है, वो आपके सामने बैठ के बात कर रहा है, तो वो अपनी प्रोफेशनल लाइफ के साथ में ये चीज़ कर सकता है, तो कोई भी कुछ भी कर सकता है। भले उसमें टाइम ज़्यादा लगे, उसमें क्या फ़र्क पड़ जाने वाला है। पर मेन जो है वो यही चीज़ है कि अपने को लगे रहना है। आप लगे नहीं रहोगे तो वो सब चीज़ें अचीव करना फिर भूल जाओ। मतलब डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी इज द अल्टीमेट आंसर फॉर ऑल द क्वेश्चंस। सो गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर दिस एपिसोड। आपके कोई भी क्वेश्चन हो, आपको कोई भी क्वेरी हो, आप प्लीज हमें कमेंट सेक्शन के अंदर ड्रॉप कीजिएगा, हम लोग आपको जरूर उसका आंसर करेंगे। अगर आप सूरत के हो और आपको ऐसा लग रहा है कि भाई आपको कुछ भी मेडिकल के हिसाब से असिस्टेंस चाहिए, मैं पर्सनली सजेस्ट करूंगा कि आप सत्ता हॉस्पिटल जाइए। आपको वहाँ पे बहुत अच्छी केयर मिलेगी, आपको एक बहुत अच्छा ट्रीटमेंट मिलेगा। एंड वहाँ के डॉक्टर्स को मैं पर्सनली बहुत अच्छे से जानता हूँ, मेरे नियर एंड डियर में काफी जन ऐसे हैं जो उधर ट्रीटमेंट ले रहे हैं, उनको बहुत अच्छा रिजल्ट मिला है, तो आपको भी वो जरूर मिलेगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस, एंड प्लीज लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू। थैंक यू।